सेशन के लिए हम आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आकर के कल से जो पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे आगे के हेलो उसको बनाया जाए। जी हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अशोक भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लास ली। आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और पिछले 3 दिन से हम लगातार संजीवन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक जैविक डांग जिला, इन पे हमने आज जानकारी 3 दिन से ले रहे हैं। और हमारे साथ कुमारी नीतू बेन पटेल, डॉक्टर संजू शर्मा जी और संदीप भाई सबरवाल संजीवन ग्रुप से गुजरात से जुड़े हुए हैं। कल उन्होंने आज वो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि संजीवन ग्रुप के साथ प्राकृतिक खेती ये इनकम कैसे बढ़ाए, इस पर वो आज हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले संदीप भाई और नीतू बहन से सादर आमंत्रित करती हूँ योगाहार में जी। और आप हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के परिवार के एक फैमिली मेंबर बन चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको छोड़ दे इसीलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ ये सत्र भी हो जी जाएंगे, जी फिर भी आप जुड़े रहिएगा जी। जी, जरूर संदीप जरूर। भाई और नीतू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पिछली बार जो बात हो रही थी और तब से मैंने बोला था कुछ मिनट में से रेसिपी बनती है और वो घर पे कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो मैंने संदीप भाई को कुछ डेटा भेजा है। वो एक तो शुरू करेंगे अभी का सेशन और थोड़ा रिव्यू लेके फिर आपको थोड़े पार्ट पार्ट में 1 या 2 वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। धन्यवाद नीतू बहन। सुप्रभात मेरे परिवारजनों। बहुत अच्छा लग रहा है तीसरा दिन एक योगाहार परिवार के साथ जुड़ना, पतंजलि परिवार के साथ जुड़ना। और सच कहा आपने बहन जी कि हम लोग आपके परिवार का ही हिस्सा हैं। और हम लोग पहले बहुत मज़ेदार 2 वीडियो से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये कल रह गए थे किसी वजह से। और समय हमेशा हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा एक जी जी, उसको हम लोग ये बात संयोजित मैंने करके अभी चलते हैं। नीतू बहन से भी की है कि हमें कुछ वीडियो भी शेयरिंग कराइए जी। जी, वो आज दिखा भी रहे हैं और आपको मैं भेज देती हूँ वृंदावन। फिर आप जो भी योगाहार टीम को उनको आप भेज सकते हैं। मेरा जी जी, स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी आवाज भी आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। जी जी जी, एक बार फिर से शुरू कर देता हूँ। आज वो संदीप भाई एक वीडियो लास्ट में बात करते करते बीज वाला भी ले लेना आप। एक जो हमने फाउंडेशन के साथ काम किया था वो, और एक दूसरा नेत्रंग में जो मॉडल किया वो भी आपको भेज रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आज हम मिलेट्स के ऊपर के कुछ व्यंजन भी बनाने का वीडियो देख रहे हैं।
वीडियो की आवाज शायद नहीं आ रही स्मित भाई। हाँ, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। पहले अच्छे से बोलो। इन्होंने कहा था कि आवाज वीडियो भी की नहीं आवाज आ आ रही रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही, वीडियो की नहीं आ रही। उनके इनके अंदर है ना, ऊपर हिंदी में एक ड्राफ्ट भी आता है, वो भी नहीं दिख रहा। एक बार फिर से आप पीछे जाइए। अच्छा, शुरू से लगाइए फिर से। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी आप लोगों को वीडियो की भी आवाज आएगी, ऐसा सुनिश्चित करते हैं। देखिए, आपने क्योंकि कंफर्म किया कि वीडियो की आवाज आ रही है, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया था। अभी देखिएगा और आपकी आवाज बताइएगा आ रही है। वीडियो की आवाज आ रही है कि नहीं, अभी बताइएगा। जी 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 हाँ। वीडियो की आवाज आ रही है? अब आ रही है। आ रही है। अभी वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। उनके यहाँ कोई दिख रहा है क्या? आवाज आ रही है वीडियो की? आ रही आ है। रही आवाज भी आ रही। आ रही आ रही। बहुत सुंदर। एक एक वीडियो और है, इससे भी देखते हैं। सुंदर आटे से नमकीन बनाई ना, बहुत सुंदर से। जी, एक एक बाजरी का रिसोटो है, उसके लिए भी देखते हैं वीडियो, अच्छा लगेगा। राजगिरा भी मिले थे, बाजरी भी मिले थे, तो एक राजगिरा का और एक बाजरी का बहुत अच्छा। एक हमारी टीम में विद्याबेन परमार करके है, वो रेसिपी के बहुत अच्छे मास्टर है। उनको भी हम सत्र में कहीं पर बात करने की जरूरत पड़ी तो लेके आएंगे। 200 से ज्यादा मिलेट में से रेसिपी बनाते हैं। कोई बार हमने ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा वो बना के सबको टेस्ट कराते हैं। तो मैंने पिछली बार रेसिपी का जीवंती का भाजी का बोला था, तो वो भी वो बनाते हैं। तो ये बाजरी में से एक रिसोटो बनाया है उनका, वो दिखाएंगे। ऐसे एक मध्य प्रदेश में मिल जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश में अभी मामू करता रहा है। ये जो लिंक्स है वीडियो के, आप लोगों को हम लोग बाद में यूट्यूब में दे देंगे, तो आप कभी भी देख के बना सकते हैं अपने घर पे। मैंने भेज दिया रंजना बेन को, ठीक है, सारे वीडियो भेज दिया। बहुत बढ़िया। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है बाजरी रिसोटो का? हाँ, चल ही रहा है। हाँ, बाजरी रिसोटो का स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा सर। अभी नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट ना, फिर से वापस फिर से शेयरिंग। मुझे लगता है वो शेयरिंग का जो खेल है वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है यहाँ पे। अच्छा, अभी फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। अभी दिख रहा है?
जी नहीं, वाह। हाँ अभी शुरू हुआ। आगे आगे बाजरी हाँ ना। रिसोटो कैसे बनाए, है ना, बाजरी रिसोटो कैसे बना, उसका नाम आवाज आ रही है वीडियो की? जी आ रही है। आ रही है। अब वीडियो की आवाज नहीं आ रही आवाज ना? बंद हो गई, बंद हो गई मुझे भी नहीं आ आवाज। रही। जी जी वीडियो की आवाज अनिल बंद हो गई। अनिल किन्हीं ने शेयरिंग स्टार्ट कर दिया है, कोई एडमिन है वो उनको स्टॉप करो। अनिल अनिल कौन है, उनका शेयरिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ ये पूरा आ रहा है। अनिल जो है स्टॉप करें शेयरिंग। अनिल जी आपको आवाज आ रही एडमिन कौन है, स्टॉप कर सकते हैं। जी? या वीडियो बंद करते हैं डिस्कशन। जी जी, मैंने अपना वीडियो बंद किया है। अनिल जी का अब स्टॉप हो गया शायद, या दिख फिर नहीं ये रहा। वीडियो लिंक्स अपन देख सकते हैं बाद में। अच्छा, ये थोड़ा सा ही बचा, 1 मिनट का देख लेते तो अच्छा लगेगा, आपको खत्म कर लेते। हाँ ये जी लो। जी जी दिखाइए। हाँ ठीक है। ये कुल जमा 1 मिनट 32 सेकंड का ही वीडियो है। फिर से एक बार पूरी तरह से शुरू कर देता हूँ तो देख लीजिए फिर तो। पूरा मिला देखने को? जी मिला। जी जी के मिला, साथ। पूरा मिला, बहुत सुंदर। जी चलिए, सुप्रभात मेरे परिवारजनों, बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी दिन की शुरुआत, जब इतना बेहतरीन खाना सुबह सुबह योग आहार जी के जी कार्यक्रम के बाद आपको देखने को मिलता है, तो किसी को उसका एग्रीकल्चर के बारे में सुनने का मन नहीं रहेगा। मुझे खुद को लग रहा था अभी नाश्ता मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। जी इतनी जी बढ़िया। जी आप लग रहा था कि हमें अभी खाने को ही मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे लग रहा था कि हम किचन में ही है, आप सब आपको मिलने वाला है खाना, तो बढ़िया हुआ, नाश्ता तो मिल गया, आपने दे दिया है। नीतू जी बहन से आगे। एक रिक्वेस्ट करते हैं, किसी एक दिन हम सभी लोग व्यक्तिगत तौर पे इकट्ठे एक जगह पे मिलें, जहाँ पे योगाहार कार्यक्रम के बाद 7 बजे सुबह इतना बढ़िया बढ़िया नाश्ता सब लोगों जी को, जरूर जरूर है ना, साथ में मिले। उसके जरूर, बाद जब भी एक में मौका मिले और ऐसा कुछ प्रवास का आयोजन भी हो सके तो गुजरात का ही प्लान करिए।
और ये जी, जी। आयोजन कर सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा तालीम सेंटर यहाँ पे है, वहाँ पे भी कर सकते हैं और अपने फार्म पे भी कर सकते हैं और डांग में भी कर सकते हैं। डांग में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। योगाहार यात्रा निकालेंगे हम आपके डांग जिले के। जरूर जरूर जरूर। यहाँ पे आपको डांग जिले में पूरे 11 प्रकार के जो मिलेट होते हैं सबके सब आपको खाने को मिलेंगे और सभी ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए। बहुत मजा, यहाँ के खाने की क्वालिटी बहुत अलग है, बिल्कुल। तो चलिए, सबको ललचा दिया सुबह सुबह। नीतू बहन ने 2 बढ़िया बढ़िया वीडियो मेरे साथ शेयर किए। मुझे भी आपके चेहरे के तेज से भी लग रहा है कि खाने की क्वालिटी तो वहाँ की बहुत अच्छी है। जी जी बिल्कुल। आपके चेहरे पे जो तेज है उससे भी लगता है। मैं तो हुबली में, कर्नाटक में रहता हूँ और अपने काम से 15 से 20 दिन गुजरात प्रवास करता हूँ। अभी वो भी बातचीत चल रही है कि हम लोग सब एक हाँ, जगह तो बस मेजरली तो आप वहीं रह रहे हैं ना। जी बिल्कुल। विनोद भाई ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया नीतू बहन की वीडियो में कमेंट्री भी होती साथ साथ में, हिंदी में इंग्लिश में, तो अच्छा होता। बहुत सही बात है। साथ साथ में हम कोई ना कोई बोल के बता सकता है। और ये नहीं, वीडियो थोड़ा इंटरेक्ट जो होता है, कमेंट्री होती है तो उससे एक माहौल बना रहता है। सिर्फ सुनने के लिए होता है ना तो थोड़ा वो लगता है, थक जाते हैं। बढ़िया बढ़िया आइडिया। आज मैंने अपने लिए एक ऐसी जगह सुरक्षित करके रखी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का आपस में वैचारिक आदान प्रदान और सब कुछ अच्छे से हो सके, क्योंकि बीच बीच में मैं देख रहा था जगह जगह बदल के कहाँ से हो सकता है। चलिए, हम लोग अभी तक ये बात कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने भी कहा कि कमेंट्री भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जरूर इन सुझावों को इस्तेमाल में लेके आएंगे और बिल्कुल इस पे काम अच्छा है। क्योंकि आजकल एक अच्छी बात ये हो गई कि कमेंट्री को भी आपने देखा होगा एआई की वजह से आराम से भारत की सभी भाषाओं में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर सेम वीडियो आप अलग अलग भाषाओं के साथ में, अलग अलग सबटाइटल के साथ में, कमेंट्री के साथ में दे सकते हैं। हमारी साथी हैं डॉक्टर हम्पी चक्रवर्ती जी, वो हमारे साथ रोज जुड़ती हैं। उनका अभी तक परिचय नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए सिर्फ चाहूंगा कि वीडियो ऑन करें। वो ये सब सुझाव लेती हैं। आपके सुझाव हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर हम लोग इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो संदीप भाई, हम्पी मैडम, डॉक्टर हम्पी भी है और डॉक्टर सचिन भाई भी है, और इन दोनों को भी हम सुनेंगे इसी हफ्ते में एक दिन। हर्बल गार्डन के जो फायदे और गार्डन कैसे बनाते हैं, ये दोनों, उनका भी एक बहुत अच्छा 2-2.5 मिनट का वीडियो है। कल जब ये सेशन होगा आपकी परमिशन से तो जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। तो हम्पी बहन, सचिन भाई, आपका भी स्वागत है। और आपके जो अच्छा काम है हर्बल गार्डन वाला जो नीतू बहन ने अभी बताया, उसमें मैंने कल भी आपको शायद बताया था 46 प्रकार के अलग अलग विभिन्न जड़ी बूटियां पौधे लगते हैं। उसको हम घर का प्राथमिक उपचार केंद्र मानते हैं और वो हजारों क्या, मुझे लगता है लाख से ऊपर गुजरात में उतने वो मॉडल जगह जगह, मध्य प्रदेश, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तो खैर दूसरा एक मॉडल, वो हम बाद में बात करेंगे, पोषण वाटिका का मॉडल है। उसके ऊपर भी एक दिन बहुत छोटी सी जमीन के ऊपर कैसे 63 से 68 प्रकार की सब्जियां साल भर में, ये दीपक सुजदे जी का ही, दीपक दादा का ही मॉडल है। और गंगम्मा नाम की महिला थी तमिलनाडु में 1970 के दशक में। उन्होंने बहुत छोटी सी जमीन से 700 स्क्वायर फीट यानी 15 फीट के रेडियस में कैसे काम कर सकते हैं, वो एक छोटा मॉडल है। हर्बल गार्डन हम्पी बहन सचिन भाई जो बताएंगे वो 2400 स्क्वायर फीट का मॉडल है। तो इसमें भी हम लोग काम करेंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दोनों का परिचय हो जाता है। उनका गार्डन वाला जो सेशन है वो बाद में लेंगे। आज सिर्फ दोनों का परिचय करा दीजिए। जी जरूर, मैं भी वही चाह रहा था। हम्पी बहन अगर आ सके वीडियो ऑन करें। और जी हम्पी मैडम, आपका परिचय दीजिए, बाद में सचिन भाई आपका दीजिए। जी बहन। जी नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर हम्पी चक्रवर्ती हूँ और सजीवन के साथ जुड़ी हूँ एज अ राइटर। मेरी पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर में है और अभी सजीवन के साथ कृषि के बारे में काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। और हर्बल गार्डन जैसा बताया, एक बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही कम ज़मीन में कोई भी कर सकता है। तो हम ज़रूर इस विषय में आगे बात करेंगे। और इस सत्र में बुलाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ सीखने मिल रहा है और योग के साथ तो हम सब जुड़े ही हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। और ये बहुत ही एक अच्छी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है पतंजलि की ओर से, और इसमें हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार हम्पी बहन। सचिन भाई आप भी। जी सबको नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सचिन परमार
और वैसे तो मेरा फार्मास्यूटिकल साइंसेस में है मास्टर्स एंड पीएचडी। तो मैं बेसिकली आई एम ए मैन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी सजीवन के साथ पिछले 6 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ नीतूबेन के साथ में, क्योंकि इनका मिट्टी से, अपने मिट्टी से हम हैं और हमसे मिट्टी में ही मिलना है सबको, तो इस देश के लिए कुछ करना है। तो मेरा जो भी नॉलेज वगैरह है संदीप सर, नीतूबेन सबके गाइडेंस में अभी काम चल रहा है। तो मैं जनरल मैनेजमेंट और ओवरऑल कम्युनिकेशंस वगैरह देखता हूँ सजीवन ग्रुप के साथ में। और जो भी रिसर्च वगैरह बोला, जो मेरा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्लांट्स के अंदर में होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज हो अलग अलग डिजीज के लिए, अपने इंडिया का नाम आगे रोशन हो उससे, तो वो हिसाब से हमारा रिसर्च वगैरह चलता है। तो क्योंकि अभी जो भी एलोपैथी मेडिसिन है उसमें तो पाइपलाइन ड्राई है पूरी, अभी नई नई मेडिसिन तो आ नहीं रहे, तो अभी एक ही तरीका है कि प्लांट्स को हम गो बैक टू अवर रूट्स, हम फिर अपने मूल उस पे जाए और कुछ नया सोच के उसमें से आगे बढ़े। तो इसी पे अभी काम चल रहा है और सजीवन बहुत अच्छा नोबेल थॉट्स के साथ विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी पतंजलि भी उसमें जुड़ रहा है। तो इससे तो बेहतर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरा सौभाग्य है आप सबसे मिलना और सबके साथ मिलकर अभी विजन को आगे बढ़ाना। धन्यवाद सबका। और सचिन भाई के बारे में एक खासियत जो उन्होंने नहीं बताई, वो बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और वो जो उन्होंने कहा मूल की तरफ लौटना, असल में उनके जीवन में मूल की तरफ लौटे हैं। वो कनाडा के काम कर रहे थे और हम लोग का हमेशा मानना था कि कभी ना कभी सचिन भाई मूल की तरफ लौटेंगे ही और हम सब साथ में बैठ के और अपने कृषि समुदाय के लिए, अपने भारत के समुदाय के लिए भी काम कर सकेंगे, विश्व समुदाय के लिए भारत में बैठ के काम कर सकेंगे। इन्होंने कनाडा की नौकरी छोड़ी, सपरिवार वापस लौट के आए, बाकायदा मूल में आ गए हैं और अच्छे से ये ऐसी भक्ति, ऐसी कल्पना, और ऐसा भी नहीं कि कोई वादा है हम लोगों का, किसी को कोई कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं था। उनके मन में इच्छा हुई, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे लौटना ही है और अपने देश में आके अच्छे खासे काम छोड़ करके और लौट के आ गए और लौट के आए। इसलिए एक बार मैं चाहूंगा डॉक्टर हम्पी बेन का और सचिन भाई का भी एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे व्यक्ति, थैंक यू संदीप सर, नीतू बेन, थैंक यू सो मच। सजीवन और आपके और नीतू बेन के विजन से ही ये हमारा साकार हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस मातृ भक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। हमारे ये साथी, हम लोग जिस तरह के कामों में नीतू बहन, मैं, हम लोगों का हमेशा कृषि समुदाय के साथ ग्राउंड वर्क ज्यादा रहता है, तो हम लोगों के साथ ऐसे साथियों का जुड़ना हम लोग भी सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज जब हम लोग नया प्रयोग करते हैं और काफी नए प्रयोग करते हैं और सभी प्रयोग सफल नहीं होते, 90% प्रयोगों में हमको शुरू में सफलताएं भी मिल सकती है, पर हम उसको सफलता नहीं मान के लेसन मानते हैं, उसको हम मानते हैं कि हमारे लिए एक तरह से। और कृष्ण कुमार महतो जी ने लिखा है, जीवन संजीवनी से एरो कूलर में मैं थेरेपी में प्रशिक्षित हूँ। बहुत बहुत स्वागत कृष्ण जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एरो कूलर थेरेपी क्या है, इसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग भी कभी ना कभी आपके साथ जुड़ के जानना चाहेंगे। आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं, 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि हर समय और हमारे आज के दोनों मुख्य अतिथि के साथ जुड़े हुए आदरणीय महानुभावों का भी मैं इस योगार मंच को स्वागत करती हूँ। और जैसा कि कल का हमारा विषय था कि हम डांग जिले के जैविक और प्राकृतिक, इस पर हम कैसे इनकम बढ़ाए, तो इस पर हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे और बाद में जो भी हमारे योगार में से भाई बहन जुड़े हैं उनके सवाल लेंगे आज। जी, तो हम लोगों ने आज का जो सत्र रखा है उसको थोड़ा सेमी स्ट्रक्चर्ड रखा। सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारी तरफ से हमें मालूम है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा, आपकी किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर विषय पर आज अगर आग्रह है तो बता सकते हैं, और या फिर क्वेश्चन आंसर हम एकदम लास्ट में रखें और हम अपने मुद्दे पर सीधे सीधे बातचीत करना शुरू करें। कैसा रखना चाहते हैं बताइए। जी, मैं सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर पतंजलि अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, तो मैं सबसे पहले कमेंट के लिए आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जरूर, बिल्कुल, आदरणीय पवन कुमार जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर आज की हमारी परिचर्चा, और 2 नए साथी भी आज जोड़े हैं आपने। बहुत इम्पोर्टेंट काम है मेरे ख्याल से, कंटेंट
बनाने का और इसको प्रस्तुत करने का। मुझे लगता है कि इस योगाहार कार्यक्रम में हमारी बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं, लेकिन कई सारी लर्निंग्स हमारी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं हुई है, और क्योंकि बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस पूरे देश के और विदेश के भी बहुत सारे साथियों ने की है, तो मैं कई बार मैंने जिक्र भी किया था कि हम इसको कैसे समेटें। इतने 900 प्लस 945 डेज प्लस की जो हमारी लर्निंग्स हैं और यूनिक लर्निंग्स हैं, और हर दिन नई लर्निंग हो रही है, चाहे हम योग करते समय चाहे हम बाकी चीजें करते समय। तो इसको समेटने का भी हम विषय कभी अन्यत्र लेंगे। आज ये कंटेंट की बात हुई थी, तो इसकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का जो सत्र है, हम आपकी जो बात है आप इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से रखिए, बहुत ओपन है, बहुत और सबकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप इसको हम आप इसको ले जाइए सत्र को। मेरे ख्याल से आप अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स और हमारे इंटरेक्शंस चलते रहेंगे। तो मेरा यही है, इसमें आपको स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पवन भाई जी। और तो आज हम लोगों ने जब काम शुरू किया, हम लोगों के मन में, मेरे पिछले 31 वर्षों का अगर मैं अनुभव के साथ बांटूं तो मैं कृषि क्षेत्र में, भली वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में हमने काम किया, और हम लोग सभी लोगों का अनुभव रहा कि समृद्धि है, वैभव है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ये एक अनुभव हम लोगों का, शायद आप में से भी बहुत सारे साथियों का ये अनुभव साझा रहा होगा। कितना वैभव, कितनी समृद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा जनरल चर्चा, एक बहुत बढ़िया किताब है जिसके बारे में थोड़ा सा जरूर आप लोगों के साथ। आज से करीबन 1 साल पहले की बात है, मैं गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुलबर्गा जो है, वहाँ पे हम लोगों का एक सत्र था। हम लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे अलग अलग सत्रों के लिए गए थे। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया साथी, सचिन भाई जैसे साथी मिले, डॉक्टर अजीत तिवारी जो है CEO हैं चाणक्य फाउंडेशन के, दिल्ली में रहते हैं, और मैं पहली बार ही उनसे मिला था। उनके सत्र में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर इस पुस्तक का वर्णन किया। इस पुस्तक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक्स ए मिलियनम पर्सपेक्टिव। मतलब इसको मैं हिंदी में सोच रहा हूँ कैसे बताऊं। मतलब पूरे विश्व की जो अर्थशास्त्र है उसका पिछले 1000 वर्षों का जो सार तत्व है, हर देश के जीडीपी के साथ उसमें किताब में। और इसे एक यूके के इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे, अब नहीं रहे, 2002 में उनका देहांत, 2003 में देहांत हो गया, और उन्होंने लिखा है। तो ये किताब मैं अभी थोड़ी देर के बाद नीतू बहन को, इसका अंग्रेजी की पुस्तक जो है वो PDF में अवेलेबल है, वो आप सभी के साथियों के लिए मैं नीतू बहन को दे दूंगा, आप रंजना जी को दे दीजिएगा, और सब लोग देख सकते हैं। किताब की खूबसूरती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा, कृषि का जो वैभव भारत का रहा और कृषि की संस्कृति जो रही है ना, जो हमने कल बात की थी, उत्तम खेती, मध्यम वाण, निश्चित चाकरी, भीख निदान, तो उसके बारे में उन्होंने एक जगह पे उस पूरी पुस्तक में उसी का एक तरीके से एस्टेब्लिश किया है। और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि अंग्रेज अर्थशास्त्री ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। तो लोगों को भारत में अभी भी एक चर्चा होती है ना, तो भारत के लिखे हुए चीजों को लोग इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन ये बात सच है। अभी भी अंग्रेजों की लिखी हुई बातों को अच्छा मानते हैं, उनको लगता है वो ज्यादा अच्छी रिसर्च करते हैं। तो मैंने बार बार बाद में इस बात को कहा भी, अच्छा हुआ कि उन्होंने लिखा और सब लोग आसानी से मान जाएंगे, चलो इसको रेफर करते हैं। उसमें लिखा क्या, ध्यान से सुनिएगा। 1750 में अंग्रेज भारत क्यों आए उसका कारण लिखते हैं। सन 1750 का अलग अलग देशों का 163 देश, 160 देश थे 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में जो 160 देश थे उन सब का जीडीपी लिखा है अलग अलग, और सबका जीडीपी इकट्ठा करके कितना होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती है वो लिखा है। और 1750 में भारत एक देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 25% योगदान करता था। क्या कहा मैंने, सुना आप लोगों ने? हाँ या ना में कह सकते हैं। अच्छा, तो कुछ जी हाँ सुना। जी हाँ। 1750 में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का लिखित आंकड़ा है, आंकड़ों के साथ बात हुई है वहां पे, आंकड़ों के साथ बात हुई है। ये किताब जरूर पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अच्छा, 1750 में अंग्रेजों को पता चलता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जितना भी जीडीपी है, जो भी टोटल अर्थव्यवस्था है, एक देश है एशिया में, सुदूर एशिया में, जो 25% देता है। सुन के अच्छा लगा ना अपने को, कितना बड़ा था। उनको दुख हुआ, क्यों दुख है ये भी बताता हूँ। उसके 1000 साल पहले की उन्होंने अर्थव्यवस्थाएं पूरी स्टडी करी, तो उनको पता चला कि 1750 से 25 वर्ष पहले तक
भारत इकलौता उपमहाद्वीप 50% से ज्यादा 1000 साल तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 50% भारत के हाथ में थी। 1725 से 1000 साल पहले तक की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 50% योगदान एक भारतीय उपमहाद्वीप में भारत नाम के राष्ट्र का हुआ करता था। कैसा लग रहा है? मन प्रफुल्लित है सर, गौरवान्वित हो रहे हैं हम। गौरवान्वित होना ही चाहिए, क्योंकि आज से मात्र 272 साल पुरानी बात है जब हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 25% या फिर 300 वर्ष पहले पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 50% हमारे हाथ में था। क्यों ये बता रहा हूं, ये आता कैसे था इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कृषि पे हम बात कर रहे हैं, इसको हमारा उद्देश्य सिंपल है। हमारा कृषि समुदाय समृद्ध हो, वैभवशाली हो, सतत कृषि के द्वारा धरती माँ की सेवा करते हुए देश पुनः पूरे विश्व का गुरु बने, पूरे विश्व में शांति के साथ खाद्यान्न भी लोगों को हम खिला सके, पूरे विश्व में किसी को भूखा ना रहना पड़े। इतनी क्षमता भी है, इतनी इच्छा भी है, हम लोग कर लेंगे, आज नहीं तो कल। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कुसुम बहन ने कहा, सुनकर गर्व महसूस हुआ, बिल्कुल होना चाहिए ये सभी चीजें। हम देखिए, ऐसे तो हमारे सत्र तो हमेशा होते ही रहेंगे और हम लोग कुछ ना कुछ टेक्निक्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जब हम इस पे गौरव महसूस करना दोबारा शुरू करते हैं तो हमारा संबल बढ़ जाता है, हमारे हाथों की ताकत बढ़ जाती है, हमारे मानसिक जो क्षमता है अपने आप 100 गुना बढ़ जाती है कि अरे आज से मात्र 272 साल पहले हम इतना गौरवशाली, पैसे की बात कर रहा हूँ, कृषि से पैसा। अब देखते हैं पैसा आता कैसे था। हमने कभी भी पूरे विश्व पे कभी भी कोई आक्रमण नहीं किया किसी के ऊपर भी, कभी किसी की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं किया। हमने लोगों के मनों पर राज किया है, लोगों के मनों पर राज किया अपनी अच्छी चीजों से। तो 50% पैसा इसमें जो आता था और दोबारा आ सकता है, वो कॉटन से, कपास से या कपास के उत्पादन से, कपड़े से आता था। कपड़ा सबसे बड़ा व्यापार पूरे विश्व के लिए, भारत अकेलौता एक जगह थी। तो हमारे जो देसी कॉटन के बीज हैं, सोच के चलिए कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे, जिनको पिछले 20-25 सालों में बीटी कॉटन के सामने ऑलमोस्ट बहुत सारा गंवा दिया। आज ये विषय इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि मैं जहाँ रहता हूँ अभी, धारवाड़ जिला है, धारवाड़ जिले की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंसेस, वहाँ पे 70 साल पहले तक ऐसे कॉटन के बीज थे जिनको वो वापस पुनरावृत्त कर रहे हैं, जिसमें ब्लू कॉटन, मैंने नीले रंग का धागा नीले रंग की कपास निकलती है, नीले रंग का धागा निकलता है, अलग अलग शेड में, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के ब्लू कलर में आपको वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। ऑलरेडी ब्राउन के अलग अलग शेड्स के कॉटन सीड्स, मतलब उससे कपास ब्राउन के अलग अलग, भूरे रंग के अलग अलग कॉटन कपास निकलती है, जिसका धागा भी ब्राउन कलर का बनता है, जिससे कि उस कलर की शर्ट और सब कुछ कपड़ा बना सकते हो। कपड़ा भी बन चुका है और यूनिवर्सिटी उसको बेचती भी है, हाथ के करके से बना करके उसको बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कपास में अलग अलग विभिन्न प्रकार के कलर वाले कपास थे। खासतौर से आप सभी साथियों को इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम लोग जो भी चर्चा करेंगे वो बीजों के विषय में करेंगे। आपके इर्द गिर्द जहाँ पे आप रहते हैं, वहां पे आजू बाजू के गाँव में हम कैसे अपने पुराने देसी अच्छे क्वालिटी के बीजों का संरक्षण कर सकें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसका महत्व क्यों है ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में, और हमको करना चाहिए, कैसे करेंगे ये भी हम लोग चर्चा, हम कैसे करते हैं, और वही पद्धति आप भी चाहे तो कर सकते हैं, हम लोग सब मिलकर भी कर सकते हैं। और हमारे बीच में बीज के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद भट्ट साहब हैं ही, कल हम लोग दिन में बात भी कर रहे थे, और हम लोग जो भी काम एक दफे कभी ना कभी एक सत्र उनके साथ भी यहाँ पे लेंगे। तो ये कैसा काम होता है, धीरे धीरे इस पे बात करते हैं। तो बीजों से कपास विभिन्न कलर की, विभिन्न रंगों की, और उसकी वजह से कपड़ों की अच्छी कीमत, और पूरे विश्व में आपका अच्छा आंकलन 50% वहां से। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे पेड़ों की छालों से, पत्तियों से, बहुत सारी जड़ी बूटियों से प्राकृतिक रंगों का बहुत बड़ा व्यापार था। डाई बोलते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं हमेशा इंडिगो सुनते हैं कि नील की खेती के लिए भारत में आए थे। नील के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आज भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में आज भी बड़ी मात्रा में बहुत सारे प्राकृतिक रंगों का अच्छा खासा खजाना, मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, देश के पास है। इसको भी हम लोगों को समझना है, उसको लिखने और डॉक्यूमेंट करने की बात करनी है, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज से 272 साल पहले जिन चीजों ने हमें विश्व में गौरवशाली कृषि का गुरु बनाया, पूरे विश्व को खाना देते थे, पूरे विश्व को कपड़ा पहनाते थे, आप सोच के देखिए हम कहाँ थे, आज हम कहाँ पर है। ये सभी नैतिक चर्चा का भी विषय होना चाहिए कभी ना कभी,
मैं थोड़ा सा नैतिक, थोड़ा टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा अर्थशास्त्र, तीनों को मिक्स करके आज के सत्र में बात करेंगे। आप में से कोई भी साथी कभी भी बीच में मुझे रोकना चाहे जरूर रोकिएगा, कुछ और ऐड करना चाहे, कुछ और अतिरिक्त जानकारी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो पहली बात, कपास के स्थानीय स्तरों पे जितने भी बीज हैं, प्राकृतिक रंगों के जो आधार रहे हैं, इनके पीछे अब थोड़ा सा फोकस करना शुरू करेंगे। क्यों? हमको कृषि को समृद्ध, वैभवशाली, और वैभव सिर्फ पैसे से और समृद्धि सिर्फ पैसे से मत गिनिएगा। हम लोगों ने कल परसों भी बात की कि स्वास्थ्य पहली समृद्धि हमारा शरीर स्वस्थ हो, है ना, मन जो हो विकारों से रहित हो, कोई तनाव ना हो, तनाव मुक्त हो, है ना, श्वास में कंपन ना रहे। हम लोग ये सब बातें करते हैं ना, स्वास्थ्य की परिभाषाएं आपने भी सुनी होंगी, ये सभी परिभाषाएं। और हमारा जो हमारा आत्मा है हमेशा ईश्वर से जुड़ाव महसूस करे, ये सारी चीजें स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो इनको महसूस करने के लिए हमको अपना खाद्यान्न पे ध्यान देना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, मैंने कल प्रयोग के स्तर पे रात को थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज खा लिया। वो तामसिक होता है और आमतौर पे तमस की जरूरत आपको अच्छी नींद, गहरी नींद चाहिए होती है, तो आपको लगता है चलो आज थोड़ा सा कुछ तमस खा ले तो थोड़ी नींद गहरी हो जाएगी, है ना। तो दिन लंबा था, मुझे लगा चलो थोड़ा सा एक, कितना मन के प्रवृत्ति पे फर्क पड़ता है। पहले विचार सुबह उठ के आपको 4 साढ़े 4 बजे किस प्रकार के आते हैं, वो मैंने आज बहुत समय के बाद फिर से महसूस किया कि मुझे लगा अरे नहीं खाना था, रात को नहीं खाना चाहिए था, कभी भी नहीं खाना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये तो मन में सुबह उठते साथ ही मन इधर उधर भागता है, फिर तो नेगेटिविटी आती है। तो खाद्यान्न हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये बात होती है। अब वापिस आते हैं वैभवशाली, समृद्ध, इसमें बीजों की कल्पना की बात करते हैं। एक छोटा सा आपके साथ में एक छोटी सी चीज बीज के बारे में शेयर करूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा स्क्रीन आपको दिखेगा अभी तो हाँ बताइएगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है? बीज भारत के लिए कभी भी कृषि की समृद्धि में व्यापार का विषय नहीं थे, क्योंकि बीज के साथ हम सबको पता था जब बीज के साथ खिलवाड़ होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा दुनिया में। बीज शब्द ही ऐसा है, एक छोटा सा बीज कहीं उड़ के जाता है तो बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष बन जाता है ना। बीज के अंदर इतनी ताकत होती है कि बीज के जो फॉसिल होते हैं, उसके जो जीवाश्म होते हैं, उसके अंदर से भी जीवित बीज निकलता है 1 लाख साल के बाद, और वो भी पौधा बन सकता है। इतनी ताकत बीज अपने अंदर संजोए हुए होता है। तो बीज शब्द ही और बीज चीज ही ऐसी है जिसको हमको बीज से शुरू करना पड़ेगा सब चीजों को, इसलिए बीज पे पहला सत्र आज का। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने में, ये ऊपर का जो बैंड है, जो वॉल्यूम लिखा है उसके किनारे में, बाएं किनारे पे वॉल्यूम लिखा है। वॉल्यूम मतलब ये 2008 से लेकर 2013 का टोटल डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया था, और उसके ऊपर से ये चीज सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद, डॉक्टर रामांजन को शायद आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, उनके सहयोग से ये वाली स्लाइड बनी थी। उसके बाद मैंने जगह जगह इसको दिखाया और अभी भी दिखाता रहता हूँ, अलग अलग विभिन्न विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों में जरूर दिखाता हूँ, ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि हम क्या खो रहे हैं, हमारे हाथ में क्या है जिसको हम खो रहे हैं और समझ नहीं रहे कि इसको खोना नहीं चाहिए। वॉल्यूम का मतलब बाजार में 2008 से लेकर 2013 तक प्रतिवर्ष औसत में कितना किलो या कितना टन बीज बिकता था, उसका डाटा ऊपर है। उसको हमने अलग अलग कलर्स में बांट दिया है, कैसे बताता हूँ। नीचे उसका बाजार मूल्य कितना आता था, वैल्यू जो है उसका बाजार मूल्य कितना प्रतिशत आता था, दोनों चीज प्रतिशत में बात करते हैं। ऊपर मान लीजिए 100 किलो बीज बिक रहा है बाजार में, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा बीज जो बिक रहा था बाजार में वो पैडी का, धान का बीज बिक रहा था बाजार में। नंबर 2 पे कितना प्रतिशत बीज बाजार में पैडी का बिक रहा था, धान का। 50% बीज धान का बिक रहा था, 37% बीज गेहूं का बिक रहा था, है ना। 6% बीज मकई का बिक रहा था, है ना। 1% बीज सनफ्लावर का, सूर्यमुखी का बिक रहा था, और 2% बीज सुरगम यानी जवार का बिक रहा था, और 1% बीज मिलेट का बिक रहा था, और 1% बीज कॉटन का, कपास का बिक रहा था। कपास का जो हरा है, अगर आप कॉटन देख रहे हैं, कॉटन और वेजिटेबल के बीच में, कॉटन और पैडी के बीच में एक पतला सा लकीर है 0.4%, वो देखना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, 0.4%, बहुत पतली सी ब्लू लकीर है, दिख रही है? हाँ ना, या में कृपया जवाब दें क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल जी दिख रही है। 0.4 जो है बहुत पतली सी लकीर है, बहुत पतली सी। और नीचे ये जो इतने प्रतिशत बीज बिकते थे उसका कितना पैसा आता था उसके बारे में आता है। कितना प्रतिशत पैसा, 50% बेच के पूरा बीज
मार्केट से जो टोटल पैसा आता था वो उसका 18% आता था। उस जमाने में औसत बीज का बाजार 6500 करोड़ रुपए का हमने निकाला था। आज की तारीख में वो करीबन 2 लाख करोड़ का हो गया भारत के अंदर। उस वक्त लोग अपना बीज संरक्षित करके अपना बीज ज्यादा इस्तेमाल करते थे। आज से 10 साल पहले तक भी हो रहा था, अभी तो बहुत कम हो चुका है। अब तो मेजॉरिटी लोग बाहर से बीज खरीदना पसंद करते हैं, अपना अच्छा देसी बीज संरक्षित नहीं करते। तो 50% बीज बेचते हैं तो 18% मार्केट से पैसा आता है। 37% बीज बेचते हैं तो 9% पैसा आता है। और 6% मकई बेचते हैं तो 11% पैसा आता है। ये समझने लायक बात है, किसमें बीज कम लग रहे हैं और पैसा ज्यादा आ रहा है, वो समझने की बात अभी आएगी। 6% बीज मकई का बेचते हैं वॉल्यूम में, लेकिन पैसा आता है 11% बाजार से। ये उस जमाने की बात है, 10 साल पहले की बात है ना। और 1% सनफ्लावर सूर्यमुखी का बीज बेचते हैं तो उसका 4% पैसा बाजार से आता है। सबसे मजेदार चीज है जो पतला सा 0.4 का मतलब होता है अगर पूरे बाजार में हर प्रकार का बीज जो बिका वो अगर 100 किलो था तो उसमें से 400 ग्राम बीज मात्र सब्जी भाजी का बीज था। सब्जी भाजी का बीज उसमें से वॉल्यूम में कितना था, सिर्फ 400 ग्राम। लेकिन वो पैसा कितना लेकर के आया, वो 11 रुपए लेकर के आया। अब 2 लाख करोड़ के बाजार को देखते हैं, थोड़ा सा 2 लाख करोड़ में इसको देखते हैं। अगर मैं मानता हूं कि 11% आज भी है तो 22,000 करोड़ रुपए का बाजार, मैं मानता हूं ये बढ़ गया है, 25,000 करोड़ के आसपास हो गया है। 25,000 करोड़ के आसपास का वेजिटेबल सीड्स का, सब्जियों के बीजों का, मतलब अभी भी सब्जियों के बीज अगर उत्पादन कर लें। एक सामान्य प्रश्न, अब इसको यहाँ थोड़ी देर रखूंगा शीट को, तब बात करने में आपको देखने में मजा आएगा। इसको 2.6% जो कोने में हल्की नीली है उसका 19% वैल्यू जो आ रहा है वो क्या बीज है, उसमें अदर्स क्यों लिखा है? अदर्स यानी क्या? अदर्स यानी औषधीय पौधों के बीज, जंगल के बीज, ट्री बेयरिंग ऑयल सीड्स जो बोलते हैं। ट्री बेयरिंग ऑयल सीड्स यानी जैसे कुसुम का पेड़ होता है लेकिन उसमें हमको ऑयल सीड वाला, करंज का पेड़ होता है उसमें हमको ऑयल सीड मिलता है, महुआ का पेड़ होता है उसमें से ऑयल सीड मिलता है, और ये तेल खाने लायक तेल हुआ करते थे। आज से करीबन 40 साल पहले हमारे देश में 70% से ज्यादा लोग जंगलों से आए हुए बीजों से खाने का तेल निकाल के हाथ से, जिसको आज की तारीख में हम अंग्रेजी में कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं, जो महंगा बिक रहा है आज की तारीख में, अलसी का, हम लोग अपने बीज, तेल को उत्पादन के लिए अपने बीज खुद लगाते थे। हम सनफ्लावर बहुत बाद में आया, सनफ्लावर भी अच्छा है, लेकिन आज का जो सनफ्लावर है, आज का जो सरसों का तेल है, आज का जो हम बाकी तेल खाते हैं सिवाय कोकोनट के, सिवाय नारियल के तेल के, वो कोल्ड प्रेस्ड नहीं है, वो एसिड से निकाला हुआ तेल है। तो उसकी वजह से हमारा तेल हमारे स्वास्थ्य को वर्धन नहीं करता, हमारे स्वास्थ्य को घटाने का काम करता है, ये जान के चलिएगा। हमको कोल्ड प्रेस में, मेरे हिसाब से पतंजलि में भी ऐसा उत्पादन है जिसमें कोल्ड प्रेस ऑयल बहुत सारे प्रमुखता से बाबा भी बताते हैं और सब लोग खाते भी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को आज हमारे इस मंच की वजह से, पतंजलि मंच की वजह से पता चलता है कि खाने के तेल में हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो अपने देसी सीड्स जो है ऑयल सीड्स, उसमें भी हम कर। अदर सीड्स में क्या क्या आया, फिर मैंने आपको बताया। अदर में औषधीय पौधे, फूलों के, पुष्पों के पौधे, है ना, फ्लावर्स बहुत ज्यादा है अपने देशों में। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा फूल है, फूलों की वैरायटी, जिससे अलग अलग प्रकार का, जिस गुलाब से गुलकंद बनता है उसका भी औषधीय प्रयोग होता है, फूलों का भी औषधीय प्रयोग होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं, बहुत सारे चारा, बहुत बड़ी मात्रा में भारत में चारा उत्पादन की जरूरत है इस वक्त। लेकिन चारे में अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में, तो झांसी में एक राष्ट्रीय स्तर का घासों का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्रासलैंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ग्रासलैंड रिसर्च है, और वहां पे आप जाएंगे तो आपको 1000 किस्म के विभिन्न चारा यानी जानवर को जो हम चारा देते हैं और हरा चारा देते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के बीज मिलेंगे। जिस जगह की जैसी जमीन वैसा चारा के बीज आपको वहां मिल जाएंगे। इस तरह से होगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में भारत को ये समझ बनी रही, अच्छी बात है पिछले 300 वर्षों में, कि हम लोगों ने अपनी बहुत सारी चीजों को, अपने बहुत सारे जो हमारी जो समृद्धि है देश की, वो कृषि समृद्धि है। याद रखिएगा, कृषि समृद्धि बदली 300 साल पहले और हम यहाँ पहुंच गए। हम जहां भी पहुंचे वहां से वापस जब जा रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में हम काफी आगे आ चुके हैं। और हमारी जो जैव विविधता है उसके बारे में बात करते हैं तो बीज के बाजार में हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बीजों में है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बीजों में 2 प्रकार से बीज कहाँ होते हैं? बीज पौधों पे होते हैं। बीज भी उन्हीं पौधों पे होते हैं, किसी प्लांट में, इंडस्ट्री में नहीं बनते। बहुत लोगों के मन में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक, मैं ऐसे अक्सर, मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन अक्सर बहुत सारे साथियों से मिलता हूँ, पूछता हूँ बीज कहाँ होता है,
तो सिंपल सी बात है, तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। आप में से कई लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कंपाउंडर भी नहीं हूँ शायद, है ना, पैरामेडिक हूँ। एग्रीकल्चर में पैरामेडिकल अगर होता तो मैं वो हूँ शायद, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है, मैं उसमें 0.1% भी शायद नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जो जानता हूँ वो बांटना, साझा करना बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि हम साझा करेंगे अपने ज्ञान को, तभी हम सब इकट्ठे होकर के देश को आगे ले चलेंगे, एक वैभवशाली देश की तरफ, एक समृद्ध देश की तरफ, एक कृषि समृद्धि की बात की तरफ। क्योंकि हमारे पूरी जुड़ाव ही हुआ है परसों सुबह से कृषि समृद्धि के लिए। कृषि समृद्धि कैसे आती है, कहाँ से आने वाली है, ये पैसा अगर आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहीं से आने वाला है। अब दूसरी एक चीज, इसको मैं अब स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, हम लोग मुद्दे की बात पे वापिस आते हैं कि ये कितना बड़ा बाजार है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरा स्क्रीन मैंने शेयरिंग बंद किया, अभी वापिस आ गया। तो ये जान के चलिए, हम में से कई साथियों को शायद, कई दफे मैं बाहर जाता हूँ तो बात होती थी तो उनसे पूछता हूँ बीज कहाँ बनता है। बीज जो है वो खेतों में ही बनता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। यशवी भाटिया जी ने हाथ उठाया, कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। यशवी जी, कुछ सवाल है आपका, आपने हाथ उठाया? जी नहीं, हैंड राइज हुआ होगा सर। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा हाथ अभी उठा, मैंने देखा तो मुझे लगा सवाल है तो अभी पूछ लेते हैं, अब आगे चलते हैं। कहीं भी सवाल हो, कुछ भी बात हो तो जरूर उसी वक्त रोक दीजिएगा मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो बीज जो है, अच्छा गलती से होगा, अभी फिर से यशवी जी का और गणेश जी का फिर से गणेश गौर जी ने हैंड राइज किया है, उनसे सवाल लेते हैं। जी गणेश सर, बीज बनने की प्रक्रिया सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, यही ना बात, बहुत मजा है। अच्छा, बहुत ही सही समय पे सही प्रश्न पूछा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 6 दिन के अंदर ऑनलाइन एक प्रोग्राम पूरा, हम लोग 6 दिन लेकिन पूरे 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा, या फिर हम लोग साथ में अगर आपको 2 दिन में एक जगह दिखा दूं कर्नाटक में कि कैसे बीज बनते हैं, तो कैसा लगेगा? 2-3 दिन में आप देख करके आपको समझ में आएगा कैसे है। उसका थोड़ा सा हाथ से प्रैक्टिस करने की बात है। आप 10 दिन में एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं, जिससे कि आप बीज में बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना सर, आप यदि हमें सिखाना चाहते हैं तो हम आपको समय दे देंगे। बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में भी कहीं व्यक्तिगत तौर पे सब इकट्ठे बैठ करके, जैसे आज दीदी ने कहा, रंजना दीदी ने कहा कि हम लोग एक जगह योगाहार दक्षिण गुजरात में भी करेंगे, तो हम लोग वहां पे बीज कैसे, तो बीज के ऊपर क्यों आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जो 20-25 हजार करोड़ रुपए, 20-25 हजार करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो हो जाता है पूरे देश को, वेजिटेबल बीज की सप्लाई होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो कर्नाटक से होती है। मैं जहां अभी रहा हूँ वर्तमान में, यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पे एक जिला है, अभी नया जिला बना है 5 साल पहले धारवाड़ का हिस्सा था, उसको कहते हैं हावेरी। पूरे देश के टोटल बीजों का 50%, 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए का बीज मात्र एक राज्य से जाता है, कर्नाटक से। वहां पे मात्र एक जिले से जाता है, हावेरी से। वहां पे मात्र 2 ही तालुका हैं छोटे छोटे, जहां पे 10,000 किसान भाई बहन हैं, जो पिछले 35-40 वर्षों से उन्होंने सीख लिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बीज बनाना चालू कर दिया। उनका कैसे शोषण होता है वो भी बताऊंगा, और उससे बाहर कैसे आना है इसके बारे में भी बात करेंगे। हम सबको मिलकर करना होगा इसको, है ना। और पतंजलि जैसे बड़े मंच से अगर हम करेंगे इसको, तो ये गौर करने लायक बात होगी कि इतना बड़ा बाजार पतंजलि, इसको हमारी मदद, हम सब लोग इसको करें तो बहुत अच्छा एक बाजार भारत के लिए बनता है। बीज से शुरू करें, क्योंकि बीज में समृद्धि है, बीज में बहुत बड़ा वैभव है, और बीज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में, भारत सरकार खुद कहती है 19,000 प्रकार के खाने वाले बीज हमारे पास है। बीज में कितने प्रकार हो सकते हैं, मोटी मोटी कैटेगरी गिनी है। सीरियल्स, अंग्रेजी में सीरियल्स यानी अनाज, है ना, और मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, मकई, ज्वार, बाजरा, इसको हम कहते हैं, है ना। ऑयल सीड्स, तिलहन, पल्सेस, दलहन, है ना। NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वनोपज, लघु वनोपज और वनोपज, 2 कैटेगरी हो गई। चारा, विभिन्न प्रकार का चारा, फॉडर, है ना। विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स, खाने के फ्लावर्स होते हैं, आपको पता है ना, हम लोग खाते हैं ना फ्लावर्स, विभिन्न प्रकार के फूल भी खाते हैं ना। और विभिन्न प्रकार के सब्जियां, शाक भाजी, फलदार वृक्ष, जड़ें, मूल का आहार भी हम लोग खाते हैं ना सभी लोग। सुरन खाते हैं, एलिफेंट जैम जिसको कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के, मैं बस्तर में रहता था तो 9 सालों में 28 प्रकार के विभिन्न एलिफेंट यैम्स ही देखने को मिले थे, बड़े से लेके छोटे तक भी, और बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो अगर मैं ऐसे गिनूं तो अभी तक कितना गिना, 3, 7, 4, 11 और 1, 12 तो मोटे मोटे कैटेगरी हो गई। उसके अंदर अगर हम बांटना शुरू करें तो 19,000 तो सरकार के पास हिसाब में आता है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 36,000 प्रकार के धान के बीज हैं। कितने प्रकार के धान के बीज हैं? मैंने एक दफे में जब बस्तर में रहता था, हम लोगों ने उसमें 238 प्रकार के बीज हम लोगों ने बस्तर से इकट्ठे करके दिए थे। वहां पे डॉक्टर इछारिया साहब थे, नहीं रहे, महामना व्यक्ति थे, उन्होंने 10,000 प्रकार के खुद से इकट्ठे कर लिए थे। तो हमने जाके थोड़ा सा 238 प्रकार के विभिन्न बीज, उसमें एक बीज था मुझे अभी भी याद है, लोकटी माछी नाम का बीज था, जिसको हम अपने घर में अगर थोड़ा सा इतना मुट्ठी भर भी अनाज ले लें, वो धान था लेकिन दिखता था रागी की तरह, सफेद रागी की तरह दिखता था। रागी अगर सफेद हो जाए तो उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि अगर मैं यहाँ पे खीर बनाऊं, दूध में डाल के उसको उबालूं, 1 किलोमीटर, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर दूर तक उसकी खुशबू जाती थी। और इतना सा खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक था। आज भी है। अब बात ये होती है कि इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ हम विश्व बाजार में कहाँ खड़े हैं इस वक्त कि 2 साल पहले बासमती का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था, इस डर से कि कहीं उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक तत्व तो नहीं जा रहा, कहीं आइडेंटिफाई हो गया था, विश्व में ग्लोबल मार्केट में हम साफ हो जाएंगे। तो 2 साल रोक के रखा, इस साल मात्र बिल्कुल सचिन भाई ने बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, और ट्राइबल पीपल हैव प्रिजर्व्ड एम्पल ऑफ लोकल सीड्स। आदिवासी समुदाय पूरे देश में 9% जनसंख्या है। मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसी बहुत सी प्राचीन काल की पद्धतियों को, बीजों को, पौधों को और सारी चीजों को, भले वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन उनके पास है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, उनसे पूछेंगे बाजार में बेचने के लिए क्या उत्पादन कर रहे हैं तो आपको एक पैकेट बीज दिखा देगा। दोस्ती अगर अच्छी है, पूछिए उनसे अपने खाने के लिए क्या लगाने वाले हैं, एक मुट्ठी भर पोटली निकाल के लाएंगे। ये क्या है भाई, ये हमारे बाप दादा के जमाने से चल रहा है, इसमें खुशबू अच्छी है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका स्वाद अच्छा है, या फिर इसका रंग अच्छा है, या फिर इसका शक्ल अच्छी, इसकी शेप अच्छी, या फिर ये सूखा आधारित वर्षा में नहीं होगी, 2 वर्षा में भी हमें हमारा अनाज देके जाएगा, घर का अनाज तो हम इसी से उगाएंगे सर, हमको इसके अलावा बाहर नहीं जाना है। ये जो समझ है उनकी, अद्भुत समझ है मैं कहूँगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में बहुत सारा कार्यकाल आदिवासी समाज के साथ ही व्यतीत किया, जानते समझते हुए, क्योंकि समझ में आया कि इनके पास जो ज्ञान विज्ञान है वो अगर हम ले जाए बाहरी दुनिया के लिए तो दुनिया के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमें, मैं तो बहुत आभारी हूँ। और अभी जो हम जहाँ काम करते हैं, हमारे और एक साथी हैं रंजन बेन वसावा, वो एक आदिवासी समुदाय साउथ गुजरात की बहुत बड़ी वुमेन लीडर है, और उनके साथ कभी आप जुड़ेंगे तो उनकी समझ के, उनका जो पूरा आचरण, उनका जो पूरा ध्यान है, जिस तरह से व्यवहारिक ज्ञान है उनका, बहुत बढ़िया है। जुड़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो विश्व के बाजार में हम कहाँ खड़े हैं कगार पे कि हमारा बासमती जो भारत की पहचान माना जाता था आज से 75 साल में, उसको 2 साल रोकना पड़ा हमें। इस साल अभी 10.6 मिलियन मेट्रिक टन मात्र का हमें इजाजत मिली है देश को कि इतना ही हम बेच पाएंगे। कुछ ही बिजनेस हाउसेस बेच पाएंगे, सब लोग नहीं बेच पाएंगे, और ये सिर्फ 10% है ओवरऑल जो हम लोग व्यापार करते हैं, उससे भी कम है। तो धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए, रासायनिक खाद के प्रयोग से और प्राकृतिक कृषि छोड़कर हम यहाँ आ गए। हमारे बीज भी अच्छे होने के बावजूद हम उसका अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे और विश्व के बाजार में जा नहीं पा रहे। अब विश्व के बाजार में बीज को थोड़ा देखते हैं कि हम अभी, ये महत्वपूर्ण क्यों है ये बात करना, ये बात एक्चुअली 10 साल पहले से शुरू कर चुके हैं हम लोग, अभी आपके साथ अभी भी क्यों महत्वपूर्ण है। 2028 में पूरा विश्व का बीज का बाजार 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। ये आंकड़े जरूरी होते हैं क्योंकि कुछ साथी आंकड़ों से खुश होते हैं, कुछ साथी शब्दों से खुश होते हैं। तो दोनों चीजों की जरूरत है आपको। जैसे मैंने बोला ग्लोबल पर्सपेक्टिव, मिलियनल पर्सपेक्टिव ग्लोबल इकोनॉमी की बात की, तो उसमें मैंने आंकड़े भी दिया और बात भी बताई कि अंग्रेज क्यों आए थे। अंग्रेजों को लगा इससे पहले कि भारत लुट जाए, 1750 में डच लोग लौट के चले जाए, हमको भी घुस जाना चाहिए, तो 1750 में अंग्रेजों का आक्रमण शुरू हुआ। ये सब पैसे के लिए हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी यहाँ पे हमारा भला करने नहीं आया था, ना ही हमारी शिक्षा पद्धति हमको देने के लिए आया था। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि योग एक शैली है, एक जीवन शैली है। और योग में मैं मानता हूँ यूजर शब्द से हम निकले, हम सब जानते हैं यूजर शब्द का अर्थ है हम सब कुछ को साथ में लेके चलेंगे। संगठन की बात कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे, हमें आज का जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो देने नहीं आए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा पद्धति हमें बर्बाद करने के लिए दी गई थी। ये अलग बात है कि मेरे बच्चे स्वयं या मैं स्वयं उसी शिक्षा पद्धति पढ़ लिख के बड़ा हुआ होगा, लेकिन जब आभास हो गया, एहसास हो गया कि हमको निकलना है, तो वहां से तो देर से लौटना, फिर भी घर लौटना वापसी को अच्छा बनाया था ना, देर आया दुरुस्त आयत कहते हैं। तो हम लोगों को ये सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है अपने देश के लिए, हम सबके लिए, हमारी सभ्यता के लिए, कि हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। बीज से क्यों शुरू करते हैं कि बीज से सारी बातें निकलती हैं। हमारी सभ्यता का बीज, हमारे पौधों का बीज, सब चीज बीज से ही शुरू होती है, याद रखिएगा। तो
वापिस आते हैं 40 लाख करोड़ में जब बाजार पहुंचेगा, आज जो भी बाजार है, आज 20 लाख करोड़ का या 19 लाख करोड़ का बाजार है, उसमें हमारा भारत देश का क्या क्या प्रतिशत हिस्सा होता है, कितना साझा करते हैं हम उस व्यापार में? मात्र 3.5 से 4%। मात्र 3.5 से 4% वो देश जिसके पास सारी जैव विविधता है। देखिए, दुनिया में जब भी कृषि या मौसम से संबंधित कोई भी तकलीफें आती है ना, तो दो जगह उठा के देखते हैं, मुंह उठा के देखते हैं। पहले भारत से अपेक्षा रखते हैं कि हम देंगे, और दूसरा ब्राजील से देखते हैं, साउथ अमेरिका से देखते हैं। क्यों? ये दो जगह छोटी दिखती हैं, भौतिक क्षेत्रफल में छोटी दिखती है, लेकिन हमें भगवान की कृपा से वो मौसम मिले हुए और वो ताकत मिली हुई है। ब्राजील और भारत पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। हमको कोई ऐसे मारने नहीं आएगा, हम ऐसे खत्म भी होने वालों से नहीं। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया को बचा सकता है। और हमारी कमजोरी क्या है? हम ये नहीं जानते कि हम ही बचाने वाले हैं। समझ रहे हैं क्या ताकत है? ताकत है कि हमारे पास वो ज्ञान और वो भौतिक विविधता है कि हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। आज तो ब्राजील में भी गांव नहीं है, क्योंकि ब्राजील ने 1940 में अपनी आजादी मिलने के बाद से अपने आप को कभी भी गांव के लिए देश की तरफ में खड़ा नहीं किया। उन्होंने कॉन्शियसली, उन्होंने सतत प्रयास किया कि हम शहर बनते जाए। तो जब गांव खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल शुरू हो जाती है। वो उन्होंने नहीं सोचा था। हम लोगों ने 1947 में सोचा कि भारत गांव का देश बनेगा, ये सोचा और काम शुरू किया। आज भी हम गांव का ही देश है। हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन, मैं अक्सर गांव वालों के साथ मीटिंग में बैठता हूं, तो गांव वाले अपने गरीबी का जब कोई रोने लगता है तो उनको एक चीज पूछता हूँ, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, शहर वालों के पास कि गांव वालों के पास? ये सुनने में शहर वालों को बुरा लग सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बात बोलना जरूरी है। तो वो बोलते हैं जमीनें हमारे पास सबसे ज्यादा है। जंगल सबसे ज्यादा किसके पास है? शहर के पास कि गांव के पास? गांव के पास है। नदियां, तालाब, पानी के सारे स्रोत ज्यादा किसके पास है? शहर के पास कि गांव के पास? गांव के पास। जानवर किसके पास सबसे ज्यादा है, जिससे आपको दूध मिलता है, सब कुछ, ऊन मिलती है, सब कुछ मिलता है? हमारे पास ज्यादा है जी। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? काम करने वाले मेहनती लोग सबसे ज्यादा कहाँ है? गांव में ज्यादा है। अच्छा, सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ है? यहाँ पे आके लोग रुक जाते हैं। उनको ये भरोसा नहीं दिला रहा कोई भी व्यक्ति कि ज्ञान आपके पास सबसे ज्यादा है। आप लिख नहीं रहे तो क्या हो गया? आपने जो दिखा दिया मुझे खेती में करके, वही तो ज्ञान है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। अब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर मैं उनके साथ नहीं बैठ के इसको नहीं लिखूंगा, ये बात हमारे जो आज दोनों साथी जुड़े हैं, डॉक्टर हम्पी चक्रवर्ती और डॉक्टर सचिन परमार, वो भी इस महत्व को समझते हैं, तभी तो डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट का काम करते हैं, ताकि हम ये सारे ज्ञान को जगह जगह से इकट्ठा करते हुए, सारे बीजों का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आगे लेके जाए, तभी तो इसको हम फैला सकेंगे। तो ये बात हम लोगों को, तब हम लोगों को बोलते हैं कि देखिए ज्ञान भी आपके पास सबसे ज्यादा है। अगर, और उसको प्रूव करने का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी बहुत ही टफ क्लाइमेट में एक शहर वाला को छोड़ दिया जाए और गाँव वाले को छोड़ दिया जाए, क्या चांसेस है कि शहर वाला जल्दी ज्यादा बचेगा, ज्यादा दिन तक बचेगा, या गांव वाला ज्यादा दिन तक बचेगा? किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, ये देखी हुई बात है, आंकड़ों की बात बता रहा हूँ। मैंने प्राकृतिक आपदाओं में काफी समय काम किया है, रिलायंस जैसी संस्था के लिए काम किया, उनको बना के रिलायंस डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर बना के दिया है। तो हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत अनुभव पे कि गांव के पास जो जीवन की जीने की जो तौर तरीके हैं, वो आज भी उतने ही काबिल हैं। हम उनसे सीख करके बच सकते हैं। मेरे खुद के जीवन में मैंने कई दफे अप्लाई करके देखे हैं, बहुत से तौर तरीके हमको शहर नहीं सिखा पाता है, हमारी नई शिक्षा पद्धति नहीं सिखा पाती है। जीवन कैसे विकट स्थितियों में भी, आपने सुना है गांव में कभी डिप्रेशन सुना है क्या? अवसाद, हिंदी में अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन सुना है क्या? गांव में नहीं होता डिप्रेशन, आज भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के साथ है, ज्ञान है, जीवन जीने की कला आती है। इसलिए तो जब उनको ये भरोसा दिला देते हैं, तब वो लोग खुश हो जाते हैं और उनको साथ काम करने में फिर आपको भी, सबको मजा आता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, कभी भी गांव में अपने साथियों के साथ बैठे मीटिंग करें तो जरूर ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ना कि समृद्धि किसके पास ज्यादा, ये बोलना जरूरी। इसका एक्सरसाइज का नाम है समृद्धि किसके पास ज्यादा। ये जरूर करके देखिएगा, उनसे पूछिएगा ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीजें किसके पास। उनको ये भरोसा सिर्फ मिलना अब जरूरी हो गया कि हाँ, हम भी धनी हैं, हम भी समृद्ध हैं। इसको सिर्फ पैसे में परिवर्तित करने की देर है, वो तो मिनटों का काम है। मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ, बाजार आपको दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा बाजार है, हम वहां बैठ नहीं रहे, हम वहां के लिए तो बैठे थोड़ा सा। तो विश्व के बाजार में 40 लाख करोड़ का बीज बिकता है, बिकने वाला है 2028 में। आज हम भारत देश सिर्फ 3.5%, 4% ही उसका लेते हैं। चाइना, चीन देश 15% पूरे विश्व के वेजिटेबल सीड्स पे, जो सब्जियों का बाजार है, विश्व का बाजार है, उसमें चाइना, उसमें सब नंबर 1 पर है। अमेरिका है, वो 36% बीज बचता है बना करके। बहुत ही कम वैरायटी होती है, वैरायटी नहीं होती उसमें सुगंध, स्वाद, इसका कोई औचित्य नहीं होता। कीटनाशक या उससे कैसे बचा सके? अरे कीड़े इसलिए आ रहे हैं, वो भी प्रकृति ने बनाए हैं।
प्रकृति ने कीड़े क्यों बनाए? कीट क्यों आते हैं हमारे खेतों में? कीट आते हैं, आपने देखा पूरा खेत नहीं तबाह करते, सिर्फ वही वाले पौधे खा के जाते कहीं नहीं है, वहीं मर के फिर गिर जाते हैं बाद में। और जो बीजों को प्रकृति आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, जो कमजोर बीज बैठे होते हैं, सीड सेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। फ्लावरिंग के बाद सीड सेटिंग जब होती है, उसमें जो कमजोर सीड हो रहे होते हैं, कीड़े उनको खाने के लिए आते हैं। प्रकृति नहीं चाहती कि ऐसे बीज आए जिनसे कि बाद में कमजोर पौधा बने, तो उन बीजों को खाने के लिए आते हैं। आमतौर पे 40 साल पहले तक यही हुआ करता था, 20 साल पहले तक यही हुआ करता था। हमने अपनी मिट्टी में उतनी ताकत नहीं छोड़ी। अब सारे ही बीज, अब आप पूछेंगे अभी तो आजकल पूरी फसलें चली जाती हैं, 3/4 फसलें चली जाती हैं। हाँ, तो क्योंकि भाई 3/4 फसलों में आपका बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं आया था, इसलिए चला गया था। समझिए इस बात को। अगर बीज अच्छा होता तो प्रकृति माँ भी उसको छोड़ती। जंगलों में सारे बीज जो इतने गिर जाते हैं, जंगल का उतना घना हो जाता है, उसमें मात्र कुछ प्रतिशत बीज ही अंकुरित होते हैं ना। क्यों? बाकी बीज होगा क्या हुआ? बाकी बीज कहाँ चले गए? बाकी बीज वहीं पे सड़ गए। उन्होंने भी अपना योगदान दिया जाते के पहले। तो अगर मिट्टी में क्षमता तगड़ी है तो फसलों में भी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी, रोग नहीं आएगा, और कीट प्रतिरोधक क्षमता भी रहेगी। सिर्फ वही बीज वो खा के वहीं गिरेंगे। हमारे एक साथी हैं, यवतमाल में काम करते हैं, सुभाष शर्मा जी, जो अपने खेतों में हमेशा ऐसे फलदार वृक्ष लगाते हैं जिससे चिड़िया आ सके। आप सोचिए, चिड़िया आ सके, चिड़ियों को न्योता देते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। उनके यहाँ पहली बार मैंने 20 साल पहले देखा था। तो हम लोग भी ये सब करते हैं। क्यों? बीज को तो वो तो चिड़िया तो कीड़ों को खाएगी, चिड़िया कीड़ों को आके खाएगी, तो चिड़ियों को न्योता देते हैं और बोलते हैं चिड़ियों का भी अपना योगदान है खेत के प्रति, उसको तो आने दीजिए। ये बहुत ही अच्छी समझ की बात है जिसको हमको सबको समझना है। हम सब प्राकृतिक कृषि वाले लोग हैं। बीच में उनके यहाँ पे बहुत दिक्कत जा रही थी, तो उन्होंने सिंगापुरी चेरी ला के लगा दी। सिंगापुरी चेरी बहुत तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। 4-5 वृक्ष में भी इतने मीठे मीठे फल आते हैं, हम भी खा सकते हैं और चिड़िया भी खाती है। कि उनको जरूर आप लगाइएगा और देखिएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाता है वृक्ष, बहुत तेजी से फल आने लग जाते हैं। 5 वर्षों में उसमें फल आना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जंगल और वन का और खेत का कम्बिनेशन जो था वो हमको बहुत समृद्ध रखता था। अभी वापस हमको वहीं जाना। कभी ना कभी हम लोग आने वाले समय एग्रो फॉरेस्ट्री की भी बात करेंगे। हमारे साथी एक हैं, उनके भी आपके परिचय कराएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री की बातें करेंगे। आज इसको रखते हैं, बीज पे वापस आते हैं। तो 40 लाख करोड़ के बाजार में से अगर हमको बीज लेना है तो वाह, सुभाष शर्मा जी आ चुके हैं योगा कार्यक्रम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे कृषि गुरु जो रहे दीपक दादा, उनके अच्छे मित्र रहे और इनके साथ में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इनके अलग अलग प्रकार के मॉडल करते हैं, बहुत बढ़िया ग्रिड मॉडल, आपको सबको पता होगा। वापिस आते बीज पर। तो हमको अगर बीज की क्षमता में जाना है तो अभी हमारे साथी ने पूछा था, गणेश जी ने शायद पूछा था कि हम बीज की बनाने की ट्रेनिंग कितने दिन में ले सकते हैं? मात्र 5 से 10 दिन में। 5 दिन में थ्योरी समझ सकते हैं। थ्योरी का ज्यादा औचित्य नहीं है। डाटा वगैरह में जो अभी आपको बोल रहे हैं थ्योरी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे करके दिखा दीजिए, मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत साल पहले तक प्रैक्टिस थी। 10-1 साल पहले तक मेरा अपना खुद का मतलब हम लोग संस्था के तौर पे रिलायंस ने मुझे खेत दिया हुआ था नागपुर के पास मौदा में। वहां पे हम लोग प्राकृतिक खेती का एक पूरा हेक्टेयर मॉडल बना के बाकायदा कितना खर्चा हुआ और अभी कितना आ रहा है उसका हिसाब रखते थे। वो 9.5 साल तक चला और उसके बाद फिर उनको वहाँ पे डाटा सेंटर बनाना था, तो जमीन उन्होंने ले ली। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, लेकिन उसके बहुत सारा हम लोगों ने डाटा रखा था। तो उसके बाद करीबन मुझे 7 साल हो गए, हाथ से काम बंद हो चुका है, सिर्फ दिमाग से काम चालू है, मुंह से काम चालू है। लेकिन इन सब चीजों को करके देखा है, कई सालों तक किया है, इसलिए बता पाता हूँ पूरे भरोसे के साथ कि ये काम करेगी चीज। मात्र 5 दिन में पूरी थ्योरी समझ जाएंगे। आप लोग को मैं नोट्स भेज दूंगा, सभी लोगों को नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे अंग्रेजी में, बाद में उसको हिंदी में कर लेंगे। और सीखना है तो मात्र 2 दिन के लिए आपको कर्नाटक या फिर गुजरात में, हमारा साउथ गुजरात में आएंगे तो आपको स्पॉट्स पे दिखा सकते हैं और प्रयोग करने के लिए फिर आप लोग अपने खाते में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रयोग करने के वक्त में हमको कुछ प्रैक्टिसेस लेनी है, हमको कुछ प्रैक्टिसेस के साथ में हमको अपना काम शुरू करना है। जब हम नॉर्मल अनाज उगाते हैं तो वो अलग तरीके से काम करते हैं, बीज बना रहे होते हैं तो वो अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, आमतौर पे किसी भी खेत में जाके खड़े हो जाइए, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में, वहां पहचानना आसान होगा। आप ध्यान से पूरे खेत को जब गौर से देखेंगे तो आपको कुछ पौधे ज्यादा तगड़े दिखाई देंगे, उनके ऊपर एक लाल रिबन बांध दीजिए। कुछ पौधे, ये सिर्फ अनाज के बारे में बता रहा हूँ, अनाज का बीज बनाना ज्यादा सरल होता है, ज्यादा बड़ी मात्रा में बनता है, क्योंकि इसलिए अनाज के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। वेजिटेबल्स थोड़ा कठिन होता है, लेकिन 10 से 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति, और इसमें बहनें बहुत अच्छा काम करती हैं वेजिटेबल सीड्स में, फ्रूट सीड्स में, ये सब में बहनें बहुत, उनको हम बोलते हैं मैजिकल फिंगर्स, मतलब उनकी उंगलियां जो जादुई हैं। उन लोग जब पॉलिनेशन करते हैं, पराग ट्रांसलेशन करते हैं, तो बहुत तेजी से हो जाता है। तो जो पौधे अनाज के खेत में सीधे खड़े, तगड़े खड़े, उन पे बांध दीजिए।
कुछ पौधों में ज्यादा बाली बड़ी बड़ी दिखाई देगी, उस पर बांध दीजिए। कुछ जगह पे बालियां मोटी मोटी होंगी, अनाज के दाने कम होंगे लेकिन भारी दिखेंगे, बाद में उनको सुखा करके देखिएगा उनका वजन ज्यादा आया तो उनको अलग कर लीजिए। कुछ पौधों में तो ये जितने भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग खेतों में आपको विभिन्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, उनको आप अलग अलग से लाल रिबन बांध दीजिए, उनके बीज इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करके मिक्स करके उसको अपने एक छोटे से जगह पे लगा दीजिए। ये जाहिर है कि उसके बाद जो पौधे आएंगे उसमें से पौधे आएंगे उनको फिर से इकट्ठा कीजिए, फिर से बीज मिलाइए, फिर से डाल दीजिए। हर 3-3, 4-4 महीने में आप कर सकते हैं अनाज के साथ में, इससे जल्दी बीज बन जाता है अनाज का। बाद में 3 जनरेशन के बाद 3 बार उगाने के बाद सबको मिला के उगाने के बाद में जो बीज आएगा वो बीज तगड़ा होगा, ज्यादा दाने भारी दाने होंगे, ज्यादा बड़ी बाली आएगी और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ज्यादा होगी। ये बीज के अंदर क्षमता आपने पैदा कर दी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं की मैंने क्या बोला, खेत में गए, सभी अनाज को देखा, जो उसमें ज्यादा तगड़े दिखे उनको बांध दिया, जिसमें ज्यादा बड़ी बाली दिखी उसको लगा दिया, जो ज्यादा बाली बड़ी के साथ उसके बीज भारी दिखे, बड़े बीज दिखे, वजन में ज्यादा दिखे उसको लगा दिया, खुशबूदार दिखे उसको लगा दिया। ऐसा करते करते जितने भी कैरेक्टर्स दिखे आपको, और ये समझ सदियों से लाखों सालों से हमारे बीच थी, है, अभी भी है, तो इसको लेके आगे चलने की बात है। हम लोग वापस वेजिटेबल सीड मार्केट के ऊपर आते हैं। वेजिटेबल सीड मार्केट जहां मैं रहता हूँ, वो जो 10,000 किसान भाई बहन है, वो लोग मात्र 2 एकड़ के अपने खेत से साल में 35 से 40 लाख रुपए ग्रॉस कमा लेते हैं वर्षा आधारित कृषि में। नेट फार्म लगाते हैं, अंदर कतार बनाते हैं, बीज लगाते हैं और बीज काम करते हैं, ठीक है। और उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण मिला है, और उनके यहाँ आप विश्वास कीजिएगा कि औसत में बता रहा हूँ कि 150 से 200 करोड़ रुपया का जो बीज का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बीज व्यापार होता है, जो यहाँ पे बनाते हैं वो लोग, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बीज जो जाते बिकते हैं वो करीबन 50 गुना ज्यादा, मतलब आपको एक औसत बता देता हूँ, 12,000 रुपए किलो अगर बीज कंपनी टमाटर का बीज किसान से खरीद रही है, तो वही टमाटर का बीज जो है ये कंपनी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो बाजार में 2-2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए किलो तक बेचती है। किसान के हाथ में क्या आया? 12,000 मात्र आया। वो उसी में खुश है, क्योंकि 12,000 के हिसाब से गिनती करता है तो 40 लाख रुपए मिलता है 2 एकड़ से, इसलिए वो खुश है। एक्चुअली कितना था? 12 का 12.5 पकड़ लेता हूं तो 12.5 गुणा 8, 1 लाख, 16 गुना ज्यादा कीमत उसको मिलनी चाहिए थी। 16 गुना कीमत बाजार में कहीं ना कहीं पर विश्व व्यवस्था में है। क्यों ये बात जरूरी है बोलना? अभी 3 महीने पहले भारत सरकार ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड करके राष्ट्रीय स्तर पे बीज के लिए बहुत बड़ी एक संस्था बनाई है। आप सभी लोग उससे जरूर जुड़ें, जरूर उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, और अपने जगह पे जो किसानों के एफपीसी अगर हैं आपके, उनको बीज का प्रशिक्षण जरूर दिलाएं। बीज में उसी खेत से आप, जहां 2 लाख की खेती नहीं होती, 4 लाख की खेती रहती है एक सीजन में, वहां पे आप पूरे सीजन में 40 लाख तक तो तब पहुंचा देते हैं जब बीज बनाते हैं। तो उसकी बाजार व्यवस्था अगर अच्छी कर देंगे तो कितने में बिकेगा? एटलीस्ट जो 2 लाख में बेच रहा है उसके सामने 1.5 लाख की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की जगह आप 1 लाख रुपए किलो भी बेच के कंपनी खड़ी कर सकते हैं। और यही है वो समृद्धि जिसके बारे में हम लोग कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं आएगी कहाँ से। मतलब आपको पता है, मैं ऐसे इन मैनर ऑफ एक्सप्रेशन एक अपना चर्चा के विषय में बता रहा हूँ कि हम में से पूरे देश में इस बारे में ये ज्ञान कोई किसी को नहीं दे रहा है। हम खेती 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 खेती, ठीक है, प्राकृतिक खेती सही बात है, जमीन की रक्षा सही बात है, सब कुछ करके जब हमको बाजार जाना है तो बाजार में क्या चाहिए जिसकी वजह से हमको पैसा मिलेगा। तो ये एक क्षेत्र जो आज मैंने आपको दिखाया। अब वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अब ये बीज है कहाँ? हम भारत में ऑर्गेनिक, अभी हमारे साथ जो लोग भी काम करते हैं, हमने 7 प्लॉट, अभी हमने गुजरात में 7 प्लॉट बीजों के, देसी बीज नहीं है इस वक्त, हाइब्रिड बीज है, लेकिन हम अपने देसी बीज से हाइब्रिड बीज बना सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। अब वो देसी बीज है कहाँ जो अच्छी क्वालिटी का है, हम उसको कैसे देखें? इसके लिए एक छोटा सा आपको फिल्म दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग सुन के बोर हो गए होंगे। मैं देखेंगे तो ये 2 मिनट की फिल्म, सॉरी 4 मिनट की फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा। शुरू करें? हाँ जी जी जरूर जरूर जी शुरू करिए। ये सीड्स करके दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है सर। अब वीडियो की आवाज है, वीडियो की आवाज सुनेंगे तो बताइएगा। हाँ आ रही जी। જિંદગીના અસ્તિત્વ માટે બાયોડાયવર્સિટી એ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે। जो कोई बीज फूटे तो नव जीवन पाने। हमारा देसी बीज, उत्तम बीज कोई हमको चाहिए। देसी बीज, देसी खातर खेडूतोની સમૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે। Seed is the basic
and most critical input for sustainable agriculture, in a way, the very lifeline of farming. Its significance grows in contemporary times when we are fast losing many varieties. Lifestyle changes prompted by rapid industrialization and population growth have put agriculture genetic heritage under siege. ट्रेडिशनल सीड हैं उनमें वैराइटल मिक्स बहुत हुआ है। क्रॉस पॉलिनेशन और नेचुरली जीन सेग्रीगेशन का इफेक्ट है कि जितने भी पुरानी और ट्रेडिशनल वैरायटी उनमें जो प्योरिटी थी वो आजकल मेंटेन नहीं दिखती है और उसको मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। In earlier times, farmers would know the suitability of a specific seed vis-a-vis the local conditions, but hybrids keep them guessing. Speculations about seed quality breed from inadequate technical information amongst the farming community. Threat to traditional varieties also stems from social stigmas that fuel discrimination. From over 50,000 edible species to a handful of cereals, we are virtually sitting on an ecological time bomb that's ticking towards our extinction. In an effort to revive traditional biodiversity of South Gujarat, Reliance Foundation discussed the issue with farmers of the region. Organizing a community seed fair surfaced as a promising initiative. The traditional knowledge resting with the farmers is documented, consolidated and verified in the process of seed variety collection and display. It has formed the basis of बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। साउथ गुजरात क्षेत्र में ट्रेडिशनल सीड की ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जात हैं जो फार्मर्स को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सपोर्ट करती हैं और उसके फार्म को डी रिस्क करती हैं। In a scenario where endangered traditional varieties mostly find their place in laboratories, a seed fair becomes instrumental in taking stock of the existing diversity with farmers. બીજ મેળામાં 700 વેરાયટી ભેગી કરી હતી અને ખેડૂતોને આ માહિતગાર કર્યા કે આપણું બીજ ઘરનું બીજ દેશી બીજ આજ આપણે ખેતરમાં વાપરવું। બીજ મેળામાં જે બીજ મૂકવામાં આવ્યા એ દરેક દેશી બીજો હતા, થોડાક બીજ હતા એ તો અમે જોયા પણ હતા, એવા પણ અમને જોવા મળ્યા। આ બીજ મેળામાં બીજ અંકુરણ પદ્ધતિ એક નવી છે અને એ મેં શીખી છે, એ હું મારા ઘરે જઈને એનું અમલીકરણ કરીશ। બીજ મેળો રાખવામાં આવેલ હતો, તેમાં 17 ગામોથી બીજ લાવેલ તે વસ્તુને અમે અમારા ગામમાં વાવણી કરીશું કે આવતા વર્ષે પાછા એક બીજ માટે બીજા ખેડૂતોને આપવા તૈયાર છે। Catering to farmers' basic needs regarding timely availability of quality seeds which are locally adaptable and have market preference of output. This seed fair can be looked upon as a tool to build capacities on skills of seed selection, processing and storage. Additionally, it also serves as a platform for knowledge sharing and seed exchange among farmers. We have got about 694 varieties of cereals, pulses, oil seeds, fodder, vegetables, forests and medicinal plants. Seed fair at Nethrang, Gujarat is indeed a much required first step towards conserving biodiversity, but with the hope that there are more footsteps to follow the beginning. यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, ये डाटा जो भी आएगा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या क्या नंबर आएंगे, मात्र 15 गांव से कितना निकला वो आपको पता चलेगा। Conserving biodiversity, but with the hope that there are more footsteps to follow the beginning. ध्यान दिया आपने, क्या क्या दिखाया उन्होंने। 15 गांव, 2000 कृषक भाई बहन, एक दिन बीज मेला लगाया था। ये 2015 7 या 8 फरवरी की बात है और 694 वैरायटी मिली। और बीच में एक डाटा आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैं फिर से लेकिन फिर भी आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, क्या क्या निकला उसके बारे में यहाँ पे रंजना मैन बताती हैं। Seed selection, processing किस and वैरायटी में क्या storage. क्या निकला। Additionally, it also serves as a
have got about 694 varieties of 694 varieties सीरियल्स, यानी यहाँ सीरियल्स यानी अपना अनाज है ना, और 75 वैरायटी ये निकली। फिर देखेंगे cereals, 71 प्रकार के दलहन, 33 प्रकार के तिलहन, oil seeds, 36 प्रकार के फॉडर चारा, 36 प्रकार, हाँ, एक 15 गांव के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ। vegetables, सब्जियां 197 किस्म की, फॉरेस्ट वनोपज 222 किस्म का, forest and medicinal plants, 60 किस्म के विभिन्न प्रकार के दूसरे वृक्ष। कैसा लगा? ये क्यों बताया आपको? ये पराक्रम बड़ा नहीं है। बीज मेला किसी भी जगह पे किसी भी क्षेत्र में आप लोग कर सकते हैं, इकट्ठे कुछ भाई जैसे इकट्ठे भाई बहन इकट्ठे हुए एक क्षेत्र में। एक बार हम लोगों ने मान लीजिए एक बीज मेला रखा, इसमें हमने क्या कहा था कि पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार मिलेगा। अच्छे स्वाद वाले, ये जो 9-10 कैटेगरी मैंने आपको 11 कैटेगरी बताई थी ना, कि अनाज, मोटा अनाज, दालें, दलहन, तिलहन, वनोपज, सबका अलग अलग कैटेगरी कर दी और 15 गांव में प्रचार कर दिया कि इतनी तारीख को बीज मेला होने वाला है, आपके पास 1 महीने का समय है, इन बीजों का संरक्षण करके और जगह जगह से खोज के निकालिए। और खासतौर से बच्चों का बहुत उत्साह बढ़ा, कॉलेज जाने वाले बच्चों का और युवाओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका, युवाओं का बहुत उत्साह बढ़ा है कि इसमें आपको पूरा प्राइज मिलेगा। प्राइज सबके लिए अलग अलग था, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने नगद 500 रुपये प्रथा पहला और 400 रुपये दूसरा, 300 रुपये तीसरा, ऐसा कुछ किया था। और आपने देखा एक दिन, और सबके खाने का बंदोबस्त गाँव वाले स्वयं से अपना अनाज लेके आए थे और उस दिन सबने मिल बांट के खाना बनाया था। और पूरे 2000-2100 लोग जो भी हम लोग थे, इसमें कृषि विश्वविद्यालय नवसारी के कुलपति थे, उनको इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया था और उनके साथ में अपने जो भी वहाँ के बड़े अधिकारी हैं गुजरात के, उनको भी इन्वाइट किया था। 2015 में एक ऐसे 2-3 सीड मेले हमने किए, नॉर्थ गुजरात का अलग किया, साउथ गुजरात, दक्षिण गुजरात अलग, उत्तर गुजरात अलग किया। इतनी वैरायटी निकल के आती है आज भी, और उनके जब खूबियां पढ़ते हैं, पूरा फॉर्म भर के रखा था। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों करना जरूरी है इसको? ऑलरेडी इनके पास है, हमारे समाज के पास में ये ताकत है। भारत का जो सीड एक्ट है 2006, वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर हमारे पास अपने कुछ बीज हैं जिनको हम खास समझते हैं, तो जिस परिवार ने संवर्धन करके रखा है उसको किसी भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का या फिर किसी कमर्शियल कंपनी का शेयर होल्डर बनाइए, उनके नाम पे PPFERA नाम की एक संस्था है, PPFERA, सॉरी मैं आपको बोलने में गलती हो गई, PPFERA पढ़ेंगे, PPFERA, बहुत बड़ा नाम है, एकदम से याद नहीं आता, PPFERA, उसको याद करेंगे, वहां टाइप करेंगे, इनका वहां रजिस्ट्रेशन कराना है। और स्थानीय जो भी यूनिवर्सिटी या कोई केवीके है, हमारे साथ बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक आज बैठे, वो आपकी मदद भी कर देंगे, तो वो डाल करके वहां रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो ये एक भारत सरकार की जानी हुई वैरायटी में गिनना शुरू हो जाएगा। उसका 2 साल अगर हमने ऐसा कर दिया, 2 साल उसके साथ हमने काम किया है, बीज के साथ 2 साल अगर किसी ने काम किया, वो डाटा दे रहा है, कितना लगाते हैं, कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कहाँ किया, कैसे किया, तो परिवार के नाम के साथ PPFERA में डाल दीजिए और वो बड़ा एक मात्रा बन जाए। तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस है, उसको फिर फॉलो कीजिए 2 साल, उसके बाद फिर वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त वैरायटी बन जाती है। उसको लेकर के अगर हम उसका हाइब्रिड भी बनाए, देसी से हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड में जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात नहीं करूँ मैं, GM की बात ही नहीं करूंगा कहीं भी। हम कह रहे हैं कि उसमें से उसकी जो अच्छी अच्छाइयाँ हैं और बाकी चीज़ों की अच्छाइयों को मिला के अपना बीज बनाना चाहे, वो आपकी मार्केट की वैरायटी हो जाएगी। लोगों को जब बहुत बड़ी मात्रा में पता चल रहा है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, है ना, तो plantauthority.gov.in, यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया आपको, सचिन भाई का धन्यवाद। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, उसको फिर हम जैसे साथियों को बताएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग या तो स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से बात करके या फिर कोई ना कोई, तो हमने कंपनी बना दी है एक किसानों की मदद करने के लिए। तो हम लोग इसमें, आप लोग इनफैक्ट आप सबसे बड़ा मंच भारत का है जो इसकी बहुत अच्छा काम मदद कर सकते हैं, इसको बाजार तक भी ले जा सकते हैं। विश्व के बाजार तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। मैं बहुत छोटी सी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। पतंजलि में वो ताकत है, इस मंच में वो ताकत है कि हम विश्व के बाजार को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और अफेक्ट करना सबके लिए समृद्धि लाने के बराबर। मतलब इसमें मैं किसी एक कंपनी, क्योंकि पतंजलि तो एक सभी की समृद्धि की बात कर रही है, सभी को अच्छा खाना दे रही है, सबके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसमें बीज भी अच्छे हो जाएंगे। बीज का एक बहुत बड़ा किसानों को मदद मिल जाएगी, उन्हीं के बीज वहीं पे मल्टीप्लाई करके। और पतंजलि से बड़ा ब्रांड क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए, कितना मजेदार बात हो जाएगी कि
विश्व की समृद्धि को हमारे देश के सबसे बड़ा मंच जो आज प्राकृतिक कृषि का है, आप लोग, हम लोग सब, वहां से हम लेके आ सकते हैं। तो यहाँ ये बात रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे साथ बहुत से साथी हैं, पवन भाई के साथ भी सब लोग, सभी साथी हमारे हैं जो जानते हैं कि विश्व बाजार से हम कैसे ले सकते हैं इसको। ये एक रास्ता, मैं सिर्फ आपको एक चैनल बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, वहां पे 5-5 दिनों में 10-10 दिनों में ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन क्या किसान की ताकत है खुद से जाके बेच लेने की? क्या मेरी ताकत है? हमारी तो ताकत नहीं है इतनी बेच पाने की। हम तो टेक्निकल लोग हैं, हम लोग को तो समझ में आता है कि हाँ, तकनीकी तौर पे स्वाद के हिसाब से, सुगंध के हिसाब से, पोषण के हिसाब से हम अच्छा काम कर सकते हैं। इतना तो मैं जानता हूँ, इतना आप भी जानते हैं। ये हमारी ताकत है, साझा ताकत है। अब इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करें ताकि विश्व में फिर से गौरवशाली कृषि, गौरवशाली समृद्ध कृषि आए? तो बाजार तक जाना पड़ेगा। तो माध्यम हमारा मंच है, बहुत बढ़िया बात हो सकती है। तो ये एक समझ के चलेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो कहाँ से आएंगे बीज? बता दिया मैंने आपको फिल्म दिखा करके। हमारे पास ही है, गांव-गांव में है, जगह जगह है। इकट्ठा करने की बात है। कैसे इकट्ठा करें? 2 महीने की तैयारी करें, एक बीज मेला का नियोजन करें। चाहे तो पुनः फिर से कैसे किया जाता है, फिर से हम बात भी कर सकते हैं। हम में से सबका नंबर आपके पास है ना? तो हम लोग इसको कर सकते हैं। साल में 1 दफे 2 दफे फसलें निकलने के टाइम में अच्छा बीज मेला किया, यही समय है। अभी जैसे फसलें निकलेंगी, ये रबी क्रॉप का सीजन है, फरवरी मार्च में आप बीज मेला करेंगे ना, फरवरी सबसे अच्छा समय होता है। तो खरीफ का, रबी का, दोनों का बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। और समर क्रॉप मतलब जैद की जो फसल होती है गर्मियों की, उसका भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उत्सव का माहौल बनता है, सभी साथियों के साथ जुड़ाव होता है। 2-3 घंटे बीज मेला चला, बाकी 2-3 घंटे आपने उनको प्राकृतिक कृषि के बारे में बता दिया कि देखो अभी आप आए हो, चलो खाना खाने के बाद ये बाजू का खेत भी देख लो, यहाँ पे हमने ये 5 प्रयोग किए हैं, ये 5 प्रयोग आप देखोगे आपको। तो पैसे का पैसा उनके हाथ में पा सकता है, अच्छे बीज उनके हाथ में आ सकते हैं, प्राकृतिक कृषि की समझ उनके हाथ में आ सकती है। धीरे धीरे कृषि मतलब उत्सव, आप देखिए ना, हमारे देश में सारे उत्सव जो हैं कृषि के साथ संबंधित है। 13 जनवरी या 15 जनवरी आजकल हम कहते हैं मकर संक्रांति, है ना, और दूसरा हम कहते हैं वैसाखी या विशु जो हम कहते हैं। ये सारे चीजें कृषि के साथ, सारे उत्सव क्यों जुड़े हुए हैं? हमको वहीं जाना है वापस। हमारा कैलेंडर बिल्कुल कृषि उत्सव में वापस ले जाने वाला है। आप ज्यादा समय मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको उत्सवों की बातें भी ज्यादा कर करके परेशान करूंगा कि चलो 15 जनवरी को हम ये कर लेते हैं, हम लोग 14 अप्रैल को वैसाखी के टाइम में ये कर लेते हैं। तो ये कृषि जो है, हमेशा उत्सव और कृषि परस्पर परिपूरक रहे हैं सदियों से, लाखों वर्षों से। हमको वहीं जाना है वापस, तभी जीवन का उत्सव बनता है। तभी जीवन में, तो हम कल तक बात कर रहे थे अच्छा खाना उगाने की, आज हमने आपको दिखाया अच्छा खाना खाया कैसे जाए, उसकी 2 रेसिपी दिखा के हमको एक दूसरे का मन ललचाया, है ना जी। 8:30 हो गए हैं और रंजना बहन ने यहाँ पे एक मैसेज भेज दिया है शायद। जी जी, हाथ उठाया। जी जी, बताइए। पतंजलि फार्मर समृद्धि, रंजना बहन ही है मेरे ख्याल से, उनका नाम बताइए जी। आपने हैंड। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा बीजों के बारे में आज आपने जानकारी भी दी। इस मंच के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का एक प्रेजेंटेशन हुआ था जी। और हमारे कुछ किसानों ने, जिन्होंने नई तरह की वैरायटीज का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, उसको उन्होंने संजोया है। ऐसी वैरायटीज का कुछ एक किसानों के नाम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पास चले गए हैं जी। अब उसका, उनके फोन भी आ गए हैं किसानों के पास, तो वहां से भी उसका वो वैलिडेशन ट्रायल्स वगैरह चलेंगे शायद, जो भी उनकी प्रक्रिया होगी NIF के थ्रू। तो वो भी एक कार्य हुआ है। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि NIF के कार्यों में और PP जो वाला है, वैरायटी वाला जो वाली एक्ट है, उन दोनों में कोई अंतर है या वो हमारे गुरु हैं, दोनों सब एक ही तरफ कन्वर्ज होते हैं? वो मान्यवर हमारे गुरु हैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, और उनके द्वारा उत्साहित प्रोत्साहन की वजह से हम लोग ये काम करते हैं। अभी हम लोग पिछले महीने साथ में मिले थे, तो उन्होंने इनफैक्ट डायलॉग भी एक बहुत अच्छा दिया कि कंजर्वेशन, वेरिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, ये 3 चीज वो उनके द्वारा ही हम लोग, क्योंकि प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो हमारे शिक्षक भी रहे हैं और आज भी हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, आप मिले हैं उनसे, आप लोग तो सब मिलते हैं, उनको मिले हैं, वही शायद यहाँ आए होंगे आपके साथ। तो ये संदीप भाई ये भी याद देना कि ये बायोचार प्रोडक्शन है, उसमें इनोवेशन में काफी मदद कर रहे हैं हमारी। करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। नीतू भाई ने जो बात बोली, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ सतत हम लोगों का पवन भाई जी साथ मार्गदर्शन मिलता रहता है।
वो लोग बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे हर चीजों को बहुत तेजी से स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हमें हमेशा प्रयोगशालाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खेत भी अपने आप में एक प्रयोगशाला है, तो बहुत सी चीजों के वेरिफिकेशन हम भी करके वहां दे सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने किया है, मैंने स्वयं में किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि हम सबके लिए करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो भी जानकारी चाहिए होगी, जितने भी भाई बहनों को यहाँ चाहिए होगी, हम लोग ओपन सोर्स है, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन लिनक्स ओपन सोर्स है, तो हम लोग लिनक्स है, खेती का लिनक्स। और उसमें अनिल गुप्ता जी, जो प्रोफेसर अनिल गुप्ता है डॉक्टर साहब, वो हमारे परम पूजनीय गुरु हैं एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र के, इनोवेशन के क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा काम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी चलता है, उसमें उनकी बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है हमेशा। और अभी हम लोग मिले तो मैं उनको ऐसे ही बोल रहा था, बोला सर 30 सालों में आपसे सिर्फ 3 बार मिल पाया, अब इतना घूमते रहते हैं कि कभी भी अहमदाबाद आता हूँ तो आप यहाँ मिलते ही नहीं है। तो बोले क्या करूँ, अभी भी उनकी शोध यात्रा, उनके बारे में उन्होंने आपको शोध यात्रा के बारे में बताया होगा, तो शोध यात्रा के बारे में तो दो ही लाइनें बोलूंगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से चल रहा है। हमें से जो भी साथी जब भी चाहे उनको न्योता जरूर दें, 15 दिन की शोध यात्रा, यानी 15 दिन अपने इलाके के जो भी इनोवेशन का काम है, जो भी शोध हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करने में बहुत मदद करते हैं। 1 लाख से ज्यादा शोध के पेटेंट दिलाने में उन्होंने हम लोग की मदद की है। मैं काफी वर्षों से साथ में काम कर रहा हूँ उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, पवन भाई जी, बहुत बढ़िया एक महामना व्यक्ति का नाम लिया, बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में, बहुत नई नई चीजें करते हैं जी। तो ये अगर भारत सरकार कह रही है कि हमारे से कोई साथी जो है उनका थोड़ा जी, अगर भारत सरकार कह रही है कि 19,000 वैरायटी हैं, तो मान के चलिए 1,90,000 से तो कम नहीं होगा। अभी आया नहीं है क्षेत्र में, धीरे धीरे जैसे वैराइटल डेमोन्स्ट्रेशन होता जाएगा, हम में से कई साथी केवीकेस से भी यहाँ पे जुड़े होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों से। हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे साथ वैज्ञानिक वर्ग भी बहुत बड़ी मात्रा में कृषि समुदाय में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ। जैसे अभी जो आप फिल्म देख रहे थे, फिल्म में शुरू में एक साथी आते हैं जो गुजराती में बात करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर जवेर धीमर, और उनको देखें, वो इतने बड़े महामना व्यक्ति हैं कि उनका पीएचडी BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, और ब्रीडर है, सीड ब्रीडर है। कोई सीड ब्रीडर, मैंने देखा अपने 31 वर्षों के अनुभव में देखा है, कोई सीड ब्रीडर एक वैरायटी गवर्नमेंट में या किसी जगह नई वैरायटी गवर्नमेंट में कमर्शलाइज कर दे तो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, उनको लगता है हमें पद्म अवार्ड्स मिल जाने चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 राइस की वैरायटी, 2 पैडी की वैरायटी, जो आज भी 50% से ज्यादा साउथ गुजरात इनकी वैरायटी खा रहा है। आप सोचिए खाद्य सुरक्षा के लिए कितना जरूरी काम था जो उन्होंने 40 साल पहले किया। GR5 और GR8 वैरायटी गुजरात की बहुत बढ़िया खाने वाले धान की वैरायटी है, जो मात्र 2 सिंचाई में बहुत बढ़िया धान हो जाता है उनका, और स्वाद सुगंध सब अच्छी रहती है। तो GR5 और GR8 वैरायटी जो है वो डॉक्टर जवेर धीमर साहब ने कंट्रीब्यूट की है। उनको मिलेंगे तो कभी भी आपसे अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, वो हिंदी गुजराती में बात करेंगे, और हमेशा खेतों में मिलेंगे। उनकी पैंट हमेशा ऊपर ऐसे घुटने से ऊपर चढ़ी हुई होगी, कीचड़ में खड़े होकर के आपके साथ 2-2, 3-3 घंटे खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो उनके पास में बीजों के, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो बीज हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 400 प्रकार की वैरायटीज कभी भी किसी भी समय उनके घर पे आपको पड़ी हुई मिलेगी। अब जब पहली बार घर जाएंगे उनके तो आपको दिखाई देगा बहुत ही गंदा मंदा ऐसा, लेकिन जब ध्यान से बैठ जाएंगे और ध्यान देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये गंदगी तो है ही नहीं। हर तरफ दीवार पे कील टांगे हुए कुछ बीज हैं, छतों से टांगे हुए बीज हैं, बालकनी में सुखाते हुए बीज हैं, पैकेट के अंदर ढुकाए हुए बीज हैं। हर तरफ आपको पलंग के नीचे से, पलंग के ऊपर, तकिए के नीचे से लेकर हर जगह चद्दर के बीच में बीज ही बीज मिलेंगे, और हर जगह एक पर्ची मिलेगी हाथ से लिखी हुई गुजराती में कि ये बीज कहाँ से लाया था, कितनी तारीख को लाया था, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है। और मुफ्त में बीज का प्रसार करने के लिए मैं समझता हूँ उनके साथ हम इतना कुछ, उनको भी एक दफे कभी ना कभी जरूर मौका मिलना चाहिए। वो जब अपनी बात रखते हैं, वो कहते हैं कि बीज मुझे बुला लेता है, मतलब वो इतने प्रकार के बीज मन से मिलते कहाँ से आपको, हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं, इतना हम करते हैं मेला वगैरह, उनको और भी अद्भुत प्रकार के बीज मिल जाते हैं। तो बताते हैं कि बीज मुझे पुकार लेता है और मैं फिर सुबह उठता हूँ तो वहीं चला जाता हूँ, वो बीज मुझे मिल जाता है। बहुत मजेदार बात है कि नहीं। तो इस तरह के व्यक्तियों के साथ जब आपका जीवन व्यतीत हुआ, खासतौर से पिछले 25 साल आपका ऐसे चला गया हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं इस ज्ञान का। मतलब ज्ञान तो देश के लिए, समाज के लिए। ये सभी साथी ज्ञानोपार्जन में तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन अब उसको हमको फैलाने की जरूरत है। आज इस मंच पे बहुत ही गंभीर और समृद्ध गुण व्यक्ति जो अगर कुछ आ सकते हैं तो उनको लाने की जरूरत है। मंच की जरूरत, बहुत आभार फिर से, क्योंकि मंच इन सभी ज्ञान को आगे बहुत तेजी से फैला सकता है।
मैं कह रहा हूँ आज हम सोशल मीडिया के जमाने में मिनटों में ये चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मिनटों में, सच में। और हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, हम अपने हित की बात करेंगे, अपने समाज अपने देश के हित की बात करना बहुत जरूरी हो गया इस वक्त, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, परसों भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर से कहता हूँ, इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। इसकी क्वांटिटी को, मतलब कितना खाने वाले हैं, और इसके अंदर जो पोषण तत्व है उसको सुरक्षित करने की बात है। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। क्यों जरूरी था, मेरा ऐसा मानना, बीज क्यों जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बीज से ही खेती की, पौष्टिक खेती की, प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करते हैं। तो आज बीज पर तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी संदीप भाई, आज हम इसी पर, यही पर विराम देने के लिए आदरणीय हमारे योगाहार के सदस्य दिनेश सेमवाल जी भाई साहब जी उनको बुलाते हैं, वो अपनी बात भी रखेंगे और फिर सबका आभार भी, और लास्ट में जी वो जी जी बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही आवश्यक चर्चा आज की रही है। और योगाहार के मंच पर आदरणीय हमारे संदीप सर और उनकी पूरी टीम का पुनः पुनः स्वागत है। हालांकि मेरी आवाज बहुत साफ स्पष्ट नहीं आ रही होगी, थोड़ा जुकाम का है मामला, लेकिन जब बीज की बात आई तो मेरी आवाज खुल गई है। और कल से, परसों से जो चर्चा चल रही है, मैं आदरणीय पवन सर को, आदरणीय रंजना बहन जी को, मुनिलाल सर को धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। आदरणीय पवन सर काफी समय पहले कह रहे थे कि आप लोग आने वाले हैं और ये बताने वाले हैं। मैंने हेड रेज इस बात के लिए किया कि आपका कहना आदरणीय संदीप सर का, कि भारत सरकार का जो डेटा अभी कहता है हमारे पास इतने बीज हैं, वो नाकाफी है। क्योंकि जब हम खासकर ट्राई भ्रमण करते हैं तो हाँ, ये देखने को मुझे भी मिला है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारे किसान भाइयों के पास वो बीज है जिनका हमारे विश्वविद्यालयों को भी अभी संज्ञान नहीं है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और उसकी प्रैक्टिसेस हमारी ओपन नहीं हुई है। और हमारी जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास अथाह बीज भंडार है। लेकिन जो दूसरी, मेरे अध्ययन में जो दूसरी बात आई है कि हमारी बहुत सारी संस्थाएं, कुछ ने तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा कार्य किया है कि वो स्वयं में विश्वविद्यालय हैं, बीजों के विश्वविद्यालय। लेकिन कुछ संस्थाओं ने केवल अपने आंकड़ों को बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने अध्ययन के आधार पर बता रहा हूं और उस पर आने वाले समय एक पुस्तक भी सामने आएगी, उन्होंने केवल आंकड़े बताए कि हमारे पास इतने बीज आ गए, इतने बीज आ गए, इतने बीज आ गए। और जब ऑडिट हुआ, जो सोशल ऑडिट हुआ, जब उनसे कहा गया कि हमें बीज दो, तो वो बीज नदारत पाए गए। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सभी संस्थाएं मिलकर के, उनका भी ध्येय अच्छा है, वो आंकड़े बना रहे हैं, लेकिन अगर जो ग्रामीण अंचलों से इन किसान भाइयों की सहायता की जाए और समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाए, तो वास्तव में जो आज संदीप सर ने कहा है कि ये लाखों की संख्या तक बीज है, और ये लाखों की संख्या तक बीज है, और ऐसे बीज हैं जो करामाती बीज हैं, इतने पोषक बीज हैं जिनमें औषधियां कूट कूट कर भरी हुई हैं। आदरणीय एक गीत, एक जो आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर को मैंने सौंपा था कुछ समय पहले, जो आपके मित्र हैं, उसमें संक्षेप जल्दी में पढ़ता हूँ। बीज पर वार्ता हो रही है कि बीज ब्रह्म, बीज ज्ञान, बीज ही औषध, बीज निदान, बीज सृजन के पहले ईश्वर है, बीज ही जीवन के आधार, बीज से भोजन पोषण मिलता, बीज से धरती करे श्रृंगार। ये लंबी कविता है, लेकिन ये जो श्रृंगार कर रहे हैं हम अपनी धरती माता का, ये जो योगाहार के मंच से हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि और उनकी टीम और आदरणीय पवन सर के माध्यम से ये बात आगे बढ़ रही है, तो हम वास्तव में बीज से श्रृंगार भी करेंगे और बीज से समृद्धि प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी के पास में वापस आता हूँ। जी प्रणाम। जी बहुत सुंदर दिनेश भैया। और संदीप भाई, मुझे लगता है हम यही पर विराम देंगे, और कल भी हम नीतूबेन कह रहे थे कि कल नए और 2 मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं, तो कल भी हमारी चर्चा कंटिन्यू रहेगी। तो समय को देखते हुए यही पर विराम देंगे। जी संदीप भाई, नीतूबेन जी, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और दिनेश भैया, आप ही आभार करा दीजिए।
जी जी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस निरंतरता को निरंतर बनाए रखे हुई हैं और योग और आहार अपने स्वास्थ्य के साथ धरती के स्वास्थ्य और धरती से मिलने वाले जो भोजन है उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर आपने हमारे गुजरात से पूरी टीम को बुलाया और निरंतरता के साथ हम अलग अलग विषयों पर उनके अनुभवों को, और जो कि महत्वपूर्ण अनुभव हैं, जो कि हमारे किसान उनको सुन करके, उनको बुन करके, गुन करके आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ साथ जैसे कि मैंने कल की बात भी सुनी, परसों की सुनी और आज की बात सुन रहा हूँ कि हम साथ साथ मिल करके जो अनुभव आ रहे हैं उनको आगे आकार देंगे। खासकर आज की जो बात हुई बीजों को और बीजों के संरक्षण के लिए कितनी आवश्यकता है हमारे लिए, और आवश्यकता भी है और अवसर भी है। तो इस बात को ध्यान में रख करके जैसे आपने कहा कि आगे भी हम इस क्रम को जारी रखेंगे, आदरणीय संदीप सर और उनकी टीम के साथ बात करने के लिए के साथ साथ सीखने की। और इसी क्रम में मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं और देश भर से जुड़े हुए जो अलग अलग प्रदेश और प्रदेशों के जिले और गांवों से जुड़े हुए जो आदरणीय किसान बंधु हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, बहन रंजना जी और जो अनिल राय जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बने सिंह बगावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन राव सर, डॉक्टर संजू शर्मा जी, गजानन पवार जी, गणेश रहती जी, गणपत लाल अंजना जी, हेमपी श्रेयस के नाम से उपस्थित आदरणीय, और साथ में हर्षद चोपड़ा जी, कल्पना कोथले बहन जी, कृष्ण कुमार माथो जी, कुमार बबन सिंह जी, मित्तल दिवस जी, मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय मुनीलाल सर जो निरंतर प्रथम दिन से और 300 वर्ष की तरफ इस कार्यक्रम को आगे रवाह कर रहे हैं। साथ में नीतू पटेल जी बहन जी, आपको हमने सुना, आपकी आवाज को पुनः हम सुनेंगे ऐसे कहा गया है। निर्मला जोपे जी, ओंकार नाथ जी और परमार सचिन सर, आपके अनुभव को भी हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर जी जो कि पतंजलि फार्मर समृद्धि के नाम से यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में प्रदीप राजवर्मा जी, प्रणाली मराठी जी, प्रतिभा राजीव बुंदेला जी और राजदीप शर्मा जी, राजश्री कुशवाहा जी, रामेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण राम कृपाल पटेल जी, रूप सिंह राजपूत जी, संदीप सबरवाल जी आज के हमारे माननीय और मुख्य अतिथि जी, और जिनको हमने आगे सुनेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों ने